लॉस नहीं काटोगे ना तो भी चलेगा। थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट प्रॉफिट को मत काटो। लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं बार बार। उसका रीजन क्या है, उनको पता नहीं कि उनकी स्ट्रेटेजी का बेस्ट टाइम कब है। स्मॉल कैप इंडेक्स का जब लास्ट 18 से 20 महीने का रिटर्न जीरो के नीचे चला जाए, रोलिंग रिटर्न, दैट इज द बेस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी उतना आपका डिसीजन मेकिंग कम होगा। द बेस्ट वे टू जनरेट अ हाईएस्ट आरओआई विद द लोएस्ट रिस्क। जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है ना तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है पैसा बनाने की। सबसे बड़ा एडवांटेज विजय भी आज के टाइम में क्या है, पीपल डोंट ट्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट है साइकिल, बिकॉज अगर आप देखेंगे ना पूरी दुनिया साइकिल्स पे ही चलती है। आप ये बोलना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनता है बट साइकिल को पहचानना बहुत जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है वो है प्रतीक जी, और प्रतीक जी ने आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात किया है, जो है मार्केट साइकिल्स। अब आप में से कितने लोग ने ये नोटिस किया होगा कि मार्केट में एक ऐसा टाइम होता है जब हम लोग किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो विथ लो एफर्ट्स हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, और कभी कभी ऐसा मार्केट में टाइम होता है जब हम कितनी भी मेहनत कर ले बट हम मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। तो प्रतीक जी ने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली मार्केट साइकिल्स के बारे में बात किया है, और प्रतीक जी ने यहाँ पे ये भी बोला है कि कैसे एक स्टॉक में आप कनेक्ट द डॉट्स करके एक मल्टी बैगर स्टॉक को पहचान सकते हो। और अगर आपने ड्यूरिंग बैड मार्केट साइकिल अगर ऐसे स्टॉक को पहचान लिया और बाद में जब मार्केट साइकिल का टर्न अच्छा होता है आपके फेवर में, और वो टाइम पे आपका जो ये स्टॉक है वो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, और बहुत सारे लोग ये चीज़ से रिलेट भी कर पाएंगे। जनरली अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर पतंग उड़ाते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब हम पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं और वो टाइम पे हवा नहीं होती है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो आप पतंग नहीं उड़ा पाओगे, बट जब अच्छी हवा होती है तो हम अच्छी तरीके से पतंग उड़ा सकते हैं। तो यही चीज़ के रिलेटेड आज के हमारे पॉडकास्ट में प्रतीक जी ने बात की है और कुछ फ्रेमवर्क्स बताए हैं कि कैसे एक मल्टी बैगर स्टॉक्स के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, मार्केट साइकिल्स के बारे में डिस्कस किया है, और भी बहुत सारी इंसाइट्सफुल है आज के ये हमारे पॉडकास्ट में। चलो मैं अभी आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जाते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट में, सीखते हैं प्रतीक जी से कि कैसे वो मार्केट साइकिल्स को देखते हैं और कैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को वो ढूंढते हैं। वेलकम प्रतीक भाई। हमने एग्जैक्ट 2 साल पहले यहीं पे अहमदाबाद में वीडियो बनाया था, और वो वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों को पसंद आया, और वो वीडियो में आपने 3 प्रोसेस बताया था जिससे आप काम करते हो, पैसे बनाते हो। और आज मुझे भी याद है कि आपने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ बोली थी कि स्टॉक मार्केट में जब ज़्यादा मनी फ्लो होता है, मतलब ज़्यादातर एफआईएस की बात की थी हमने, तभी बहुत सारे स्टॉक्स मल्टी बैगर बनते हैं और तभी ही एक बुल रैली आती है। अगर वो नहीं है तो मार्केट में कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके बाद मैं आपको बोलूँ, मैंने बहुत बार नोटिस किया जब भी 3-4 महीने एफआईएस की कंटिन्यूसली सेलिंग आती है तो मार्केट कहीं पे भी नहीं जाता है। भले हमारे न्यूज़ चैनल में और सब जगह पे हमें ये बात बताई जाती है कि अभी रिटेलर्स बहुत अच्छे हो गए, नो डाउट हमारी डीआईएस की बाइंग आती है, बट वो टाइम पे हम मार्केट को ऊपर नहीं लेके जा सकते। या तो मार्केट वहीं पे रहता है या फिर हमारी डीआईएस की बाइंग कम होती है और एफआईएस की सेलिंग और ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो मार्केट नीचे जाता है। और ये हमने लास्ट ईयर सितंबर से मार्च तक देखा, और अभी रिसेंटली भी यही हो रहा है। तो सर, अभी आज का वीडियो बनाने का हमारा इंटेंशन ये है कि आज से 2 साल पहले जो आपने चीज़ें बताई थी और 2 साल में आपके लाइफ में क्या फ़र्क आया है, और कुछ नई चीज़ें आपने सीखी है तो वो मुझे बताइए। एंड अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने एक दिन ट्वीट किया था प्रतीक भाई कि प्रतीक भाई से मैंने कुछ नई चीज़ सीखी है, और वो टाइम पे ट्विटर में बहुत सारे लोग ने नीचे ये लिखा था कि हमें भी सिखाओ क्या सीखा है। तो वो भी आज आप बता दीजिए प्रतीक भाई कि ऐसा आपने मुझे क्या बता दिया था जो लोगों को लग रहा है जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। सो विजय भाई, आई थिंक 2 साल हो गए, एंड वो पॉडकास्ट मैं भी काफ़ी बार खुद देखता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था 2 साल पहले और आज क्या सोच रहा हूँ, कुछ चेंज हुआ
या और कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो वो पॉडकास्ट का सबसे बड़ा जो मुझे पर्सनली हेल्प हुआ है कि लाइक आई कैन रिवाइंड माई सेल्फ कि मैं 2 साल पहले क्या सोच रहा था। काफ़ी बार हम सोचते तो बहुत कुछ है बट वी कैन नॉट रिमेंबर, बट वो पॉडकास्ट देख के मैं देख सकता हूँ कि क्या सोच रहा था। सो इफ लेट्स गो बैक टू दैट पॉडकास्ट फॉर 2-3 मिनट के लिए। सो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस किया था कि आपने पूछा कि भैया तेजी यहाँ पूरा हो जाएगा, मैं लोगों का नहीं होगा तेजी पूरा, क्योंकि कि तेजी अभी शुरू ही हुआ है। दूसरी बात, वी हैव डिस्कस कि भी कौन से जगह पे तेजी लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप में इंडस्ट्रियल्स और वो सब जो तेजी कर रहे हैं, तो इंडिया में भी कैपिटल गुड्स में एक अच्छा खासा तेजी हो सकता है। एंड वी हैव डिस्कस फ्यू स्टॉक्स। सो एग्जैक्टली वैसे ही वो तेजी में प्ले आउट हुआ। इंडस्ट्रियल वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर अगर आप देखने जाओ, फिर उसके बाद डिफेंस एंड ऑल सेक्टर्स। सो अगर वो चीज को अभी लेके आए तो अभी वो सिनेरियो मेरे को कहीं पे भी नहीं दिख रहा है जो कि कौन सा सेक्टर तेजी करेगा यहाँ से। व्हाई? बिकॉज वो पॉडकास्ट हमने किया था जून, आई थिंक जून जुलाई 2023 में। तब एक्चुअल में तेजी का एक सीजन शुरू हो गया था या होने की तैयारी हो गई थी। और मुझे आज भी याद है, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे तो मार्केट बहुत बढ़ गया और आपने मुझे बोला था विजय भाई अभी तो शुरू हुआ है। या सो अभी वो फेज में हम नहीं है जो हम जून 23 के फेज में जब हमने पॉडकास्ट किया था। मुझे लगता है वो फेज कहीं ना कहीं हमें नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में देखने को मिलेगा। सो बेसिकली वहां से ही हम शुरू करते हैं आज ये डिस्कशन। तो वाई साइकिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली सब लोग स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदे, कौन सा बेचे। सबसे इंपॉर्टेंट है साइकिल। बिकॉज अगर आप देखेंगे ना, पूरी दुनिया साइकिल्स पे ही चलती है कि जैसे हमारा समर सीजन आता है तो दैट इज अ साइकिल ऑफ वेदर। फिर उसके बाद विंटर मॉनसून आता है, देन वी हैव अ विंटर एंड ऑल, राइट। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में भी सीजन्स होती है कि एक तेजी की सीजन होती है, एक मंदी की सीजन होती है, एंड एक सीजन होती है जहाँ कुछ नहीं होता है। या सो जहाँ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे मंदी के बाद एक सीजन आती है जहाँ पे कुछ नहीं होता है, एंड उसके बाद फिर तेजी आती है। सो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ऐसे ही बढ़ा है या घटा है। सो ब्रॉड टर्म्स में अगर आप देखेंगे ना तो एग्जाम्पल 2023-22 एंड में तेजी एक शुरू हुई थी और 23 में फिर पूरा तेजी बाजार ने पकड़ लिया मार्च के बाद। सो जनरली आप देखेंगे ना हर 3 साल के बाद तेजी आती है। जो पहली तेजी शुरू हुई उसके तीसरे साल के बाद नई तेजी शुरू होती है। तो लेट्स गो बैक टू द डेटा। सो मैं आपको यहाँ पे ही दिखाता हूँ तो आपको एक ज्यादा आइडिया आएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 2008। सो 2008 में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा करेक्शन जो आया था, जो 2008 में जो रैली हुई 2003 के बाद, जो अभी तक का मुझे लगता है सबसे बेस्ट बुल मार्केट था इंडिया का। ओके। सो वहां पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2006 के बाद एक करेक्शन आया था, आप देखो, और ये करेक्शन आपको चार्ट में बहुत छोटा दिख रहा है बट इट वाज अ ह्यूज करेक्शन। सो 35% स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन था। उसके बाद आप देखो 2 साल तेजी चला, सो ऑलमोस्ट 2008 जनवरी तक। अब आप देख लो 2006 के बाद 3 साल कब आएंगे नॉर्मली? हाँ, 2009। यस, मार्च 2009, ऑलमोस्ट 3 साल के बाद। अभी 3 साल कब आएगा जनरली? आप पकड़ो 2012। ये 2012 आ गए। वहां पे ये रैली हुआ देखो आप, ऑलमोस्ट 45%। फिर उसके बाद बाजार बॉटमिंग आउट प्रोसेस हुआ, फिर वहां से आप पकड़ो और एक रैली आई। हाँ, कब तक आई? 15-16, मतलब एक साल यहाँ से पकड़ लो, 3 साल तो 16 आ गया। 16 में बाजार ने करेक्शन कंप्लीट किया, वहां से तेजी हुई 18 तक। 18 में। अब 16 के बाद 3 साल कब आएगी? 19। ये रहा 19 है। बेसिकली कोविड को आप भूल जाओ क्योंकि कोविड तो एक महीने के लिए हुआ था पूजा बजाय। ब्रॉड मार्केट ने बॉटम आउट कर दिया था अक्टूबर 19 में। कोविड एक अनसर्टेन सिनेरियो था जब। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बॉटम आउट हो गया था। तो आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, सो कोविड में जो लीडरशिप थी, जैसे लॉरस लैब हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो इसको वीकली चार्ट कर देता हूँ मैं। हम वहां चले जाते हैं, कोविड को हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। सो अब देखो स्मॉल कैप इंडेक्स ने नया हाई नहीं मारा था, ये हाई क्रॉस नहीं किया था, बट आपका लॉरस ने कर लिया था। फिर आपका रिलायंस देख लो आप, जो लीडरशिप थी कोविड के पहले की, जिन्होंने ऑलरेडी तेजी शुरू कर दिया था यहाँ पे। इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में, बट
आप देखो यहाँ पे ये कोविड के पहले सॉरी ये रहा कोविड, उसके पहले आप देखो नए हाई पे थे जहाँ मार्केट स्ट्रगल कर रहा था. सो बेसिकली द ब्रॉड मार्केट हैज बॉटम आउट सितंबर अक्टूबर 19. सो हमें लगता है कि कोविड के बाद तेजी हुआ, बट तेजी की शुरुआत हो गई थी कोविड में एक ब्लिप आ गया खाली. क्यों ये वी शेप रिकवरी हुआ? बिकॉज वी वर फॉलिंग फ्रॉम 2018. 2018 से मंदी चल रही थी बाजार में. ये रहा देखो आप, कैन यू सी दिस? 2018 से जो शुरू, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक हम गिर ही रहे थे. आप कोविड को हटा लो अगर 2 मिनट के लिए, तो वी वर फॉलिंग. और एग्जैक्टली तेजी की सिग्नल यहाँ पे हो गई थी. सो यहाँ से अगर आप पकड़ोगे 3 साल के बाद, 2019-20 के बाद, तो कब आएगा तेजी का पीरियड? 2023. और वही टाइम पे हमने 2022-23 यार. इनफैक्ट यहाँ से मार्केट अब 22-23 के बाद अब क्या आएगा? अगर 22 मिड पकड़े तो 25 मिड और 26 बिगिनिंग. अभी हम कहाँ खड़े हैं? 25 के एंड में, और 26 पास आ रहा है. So that's why I'm telling. And again वही स्ट्रक्चर बन रहा है जो 2023 में बना था प्रीवियस हाई पे. So basically अभी यहाँ पे वी शेप रिकवरी इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी तेजी करके आए हैं लास्ट 18-20 महीने. यहाँ से वी शेप रिकवरी करके कोई फायदा नहीं. यहाँ पे डब्ल्यू करना पड़ेगा उनको. कोविड में क्यों वी शेप हुआ ये भी आप समझो. कोविड में वी शेप क्यों हुआ? क्योंकि उसके पहले ऑलरेडी मार्केट करेक्शन में था 18 महीने. सो ये वी शेप तभी हुआ, अदरवाइज वी शेप पॉसिबल नहीं है. जब तेजी के बाद मंदी होती है ना, उसके बाद की रिकवरी वी शेप बहुत डिफिकल्ट है. मतलब मैंने भी अपने करियर में ये वाली तेजी बहुत मतलब मेरे लिए भी एक सरप्राइजिंग था. तो यहाँ पे भी देखो आप 2022 अगर आप देखेंगे तो उसके बाद एक रिकवरी आई. पहली रिकवरी यहाँ से आई, फिर जून में एक फिर से पैनिक हुआ, उसके बाद रिकवरी आई, देन मार्च तक धीरे धीरे नीचे, देन टाइम करेक्शन वाली रैली थी. सो बेसिकली वो सीजन है जहाँ पे लोगों को फ्रस्ट्रेशन आएगा कि पोर्टफोलियो में ज्यादा कोई बड़ा चेंजेस नहीं आएगा. ऐसा भी मन होता है ना, छोड़ दे ये बिजनेस ही. या ऐसा भी काफी लोगों को हो रहा होगा पोर्टफोलियो देख के कि लास्ट 12-15 महीने से रिटर्न ही नहीं बन रहा है, ड्रॉडाउन में है. नहीं, सो इट हैपेंस. एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो गलत ही है. है ना. और तो मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनता है बट साइकिल को पहचानना बहुत जरूरी है. ट्रू कि वेयर वी स्टैंड एज अ ब्रॉड मार्केट. बिकॉज आपको अगर पता होगा कि आप कहाँ पे खड़े हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजी यूज करेंगे. राइट. एग्जाम्पल, अगर विंटर होगा तो आप विंटर के कपड़े निकालेंगे. मॉनसून होगा तो आप अम्ब्रेला निकालेंगे. यू कैन नॉट यूज अम्ब्रेला इन विंटर, एंड विंटर के कपड़े आप मॉनसून में यूज नहीं कर सकते. तो स्टॉक मार्केट में अलग अलग स्ट्रेटेजी का एक एडवांटेज होता है. जैसे एग्जाम्पल, जब नई तेजी शुरू होगी तो मोमेंटम एंड लॉन्ग टर्म मोमेंटम में बहुत पैसा बनेगा. बट अभी क्या हो रहा है? अभी लॉन्ग टर्म मोमेंटम तो आ रही है बट टिक नहीं पा रही, फॉलो अप नहीं. और आपको अगर प्रॉफिट 2-3 दिन में नहीं लिया तो वापस प्रॉफिट आपका चला जाता है. सो अब होगा क्या? जितने भी लोग लॉन्ग टर्म मोमेंटम करते हैं, व्हाई मार्केट डू. अगर आप सेकंड लेयर पे जाएंगे विजय भाई, तो आपको पता चलेगा मार्केट ऐसा क्यों करता है. सो एग्जांपल आप समझो 2023 में और 24 में जिन्होंने भी मोमेंटम में लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डर के दे हैव बीन रिवॉर्डेड, तो लोगों को लगा ये तो जोरदार स्ट्रेटेजी है, अब इसको ही यूज करना है. करेक्ट. अब हुआ क्या? अभी वो स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है. 100%. तो लोग कोशिश करेंगे, पैसा नहीं बनेगा, टूटेगा. तो अब लोग क्या करेंगे? बोला अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है, 2-3 दिन में प्रॉफिट ले लो. अब ये आदत उनके अंदर आ जाएगी, उसमें पैसा मिलता जाएगा, बट एक्चुअल तेजी शुरू होगी जब सीजन बदल रही है. बट लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि सीजन बदल गई है, कि अब मार्केट बहुत पैसा देने के लिए तैयार है, बट आप 2-3 दिन लेके निकल जाओगे. अब उसका रियलाइजेशन आपको कब होगा? जब एंड हो जाएगा. जब 6-8-10 महीने तेजी भयंकर चलेगी, 12 महीने, अरे यार मैंने 200 में बेचा था 800 रुपए, एंड देन आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, यार कुछ हुआ नहीं, इतना बड़ा तेजी हो गया. तो फिर आप बोलेंगे ये बकवास स्ट्रेटेजी है 2-3 दिन वाली, अभी लॉन्ग टर्म मोमेंटम करना है अपने को, और तब वापस से साइकिल. सो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स अक्रॉस द साइकिल्स. करेक्ट. और सो बेसिकली मुझे लगता है कि लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं बार बार. उसका रीजन क्या है? उनको पता नहीं कि उनकी स्ट्रेटेजी का बेस्ट टाइम कब है. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर, जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो उसका बेस्ट टाइम कब है वो आपको पता होना चाहिए. अगर आपको वो पता नहीं है तो आप क्या करोगे? उसके बेस्ट टाइम में उसको छोड़ दिए होंगे आप. या उसका बेस्ट टाइम आने वाला है तभी आप छोड़ के चले गए हो. या सो दैट्स हाउ आई लुक एट द साइकिल. सो एवरी 3 years में विजय भाई अगर आप देखेंगे ना, तो मार्केट ने मौका दिया है डबल पैसा करने का. जैसे काफी सारे बड़े इन्वेस्टर बोलते हैं, जैसे दामानी जी भी बोलते हैं जो टीवी पे आता है काफी बार, कि एवरी 3 years में इफ यू कैन डबल योर मनी यू कैन कंपाउंड योर वेरी वेल. सो मार्केट इटसेल्फ हैज गिवन अ
ह्यूज अपॉर्चुनिटी एवरी 3 इयर्स, मतलब 50% to 150% का मौका दिया है एवरी 3 इयर्स में पैसा बनाने का, और जिसमें आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो भी आपने जस्ट स्मॉल कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड ले लिया तो भी आपने 100% पैसा बनाया एवरी 3 इयर्स के बाद। करेक्ट। सो दैट्स व्हाट, इफ यू अंडरस्टैंड तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल, आई एम वेरी एक्साइटेड नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज अभी हम स्टडी कर रहे हैं, कंपनीज को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमको वो पता है कि उसका टाइम आने वाला है, और अगर हमने 10 कंपनी को स्टडी किया उसमें से 2 का टाइम आ गया तो वी नो व्हाई दिस कंपनी कैन गो अप, सो वी कैन हैव मोर एलोकेशन। जैसे मार्केट का एनवायरमेंट चेंज होगा तो वी कैन पुट मोर एंड मोर मनी इनटू दैट टाइम। करेक्ट। सो दिस इज हाउ अंडरस्टैंडिंग साइकिल हेल्प्स। तो ये बहुत अपने सच में ये बहुत ही एक मीनिंगफुल बात आपने अभी बोली है, बिकॉज ये जो आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि जब हमने अच्छा पैसा कमाया था तब हम एक्चुअली होल्ड नहीं कर रहे थे। ट्रू। और जब होल्ड करने का टाइम नहीं था तब हम होल्ड कर रहे थे। True. और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में वापस से अच्छा पैसा कमाने का टाइम आया तब अगेन हम लोग होल्ड नहीं कर रहे थे। तो ये साइकिल एक्चुअली हम लोग ये साइकिल में उल्टा गेम खेल रहे हैं। ट्रू ट्रू, है ना। तो आप समझो मेरे जैसे एक आदमी के लिए बेस्ट वे क्या होगा साइकिल समझने के लिए। मतलब ये 3 साल वाला कॉन्सेप्ट मैं आपका समझता हूँ। हाँ. अब मैं आपको और एक चीज बोलता हूँ, ये पोस्टमार्टम करना वो बहुत इजी चीज है, बट अगर मुझे ये समझना है कि अभी मेरा साइकिल टर्न होने वाला है विदाउट, समझो मुझे पता ही नहीं है ये 3 साल का कॉन्सेप्ट, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड बाय लुकिंग टू द चार्ट्स, तो हम कैसे एक आइडिया लगा सकते हैं उसका? स्मॉल कैप इंडेक्स का जब लास्ट 18 से 20 महीने का रिटर्न 0 के नीचे चला जाए, रोलिंग रिटर्न, दैट इज द बेस्ट टाइम टू पुट मनी इनटू स्मॉल कैप्स, एंड हमेशा उसके बाद ही तेजी आई है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट देखी थी कि निफ्टी ने लास्ट 1 साल में 1% रिटर्न दिया है या कुछ फ्लैट रिटर्न दिया था। तो अभी 18 महीने में सबका 0 के नीचे चला जाएगा। सो अब 18 महीने से 20 महीने में ऐसा क्या होता है कि वो 0 होता है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो क्या होता है, वही पीरियड में कोई दूसरी एसेट क्लास में तेजी आई हुई है, जैसे अभी गोल्ड में है, गोल्ड सिल्वर, तो अभी लोगों ने यार क्या गलत स्टॉक मार्केट में डाल दिया, गोल्ड में डाल दिया होता तो। सो ये सब क्वेश्चंस उनको ज्यादा होने लगेंगे, वहां पैसा बन रहा है, यहाँ टूट रहा है, तो वो उनको अल्टीमेटली फोर्स करेगा, नहीं अभी इक्विटी खराब है यार, गोल्ड में डालो, सिल्वर में डालो, या वॉट एवर। नेक्स्ट 6-8 मंथ में सब लोगों को यही लगेगा यार कहाँ इक्विटी, फिर से वो उल्टा साइकिल गेम हो जाएगा। सो लास्ट 18 या 20 महीने का जब भी रिटर्न 0 से नीचे चला जाए, हमेशा उसके बाद ही तेजी शुरू हुई है। मतलब 10 आउट ऑफ 9 सिनेरियो, ये वाला कॉन्सेप्ट 10 आउट ऑफ 10 आप बोल सकते हो। अब लास्ट जितनी भी तेजी हुई 2008 के बाद, तो आप देख लो 18 महीना जब भी 0 उसके बाद तेजी हुई है। उसके बाद आप 2 साल से 3 साल के अंदर आपका पैसा हमेशा 50% से 150% का रिटर्न मिला है आपको स्टॉक मार्केट से, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स। करेक्ट। सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। आप 18 महीने का कभी भी गिन सकते हो, चार्ट पे जाके आप डाल दोगे कि भाई कितना रिटर्न है, या अभी से 18 महीने पकड़ लो तो आपको पता चल जाएगा। तो प्रतीक भाई 2 साल पहले जो हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद लेके आज तक आप में क्या चेंजेस आए हैं? ये साइकिल का तो बात हमने तभी नहीं किया था, अभी आपने बताया, बट अदर देन दिस आपकी मेथड में या आपके सोचने में या आपके लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया है जिससे आपको लगता है कि नहीं अभी मैं अपग्रेड हुआ हूँ? जैसे हमारे फोन भी हर साल अपग्रेड होते हैं, वैसे फोन तो हर महीने ही अपग्रेड होते रहते हैं, बट एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, एक ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, उसको मुझे ऐसा लगता है कि उसको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में सीखते रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी इतना डायनामिक हो गया है कि अगर आप नहीं सीखते तो आपकी जगह पे कुछ और आ जाता है। तो आपने लास्ट 2 साल में ऐसी क्या नई चीजें समझी जो आपको लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए हेल्प हो रही है? सो विजय भाई, अभी अगर अभी के टाइम की बात करें तो वी आर इनटू नॉलेज रिवॉल्यूशन, कि सबके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जितना चाहिए उतना डेटा अवेलेबल है, और एआई आने के बाद तो और डेटा अवेलेबल है। अभी प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है कि अभी आपको इंफॉर्मेशन को कम करना है आपके लाइफ में, बढ़ाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी उतना आपका डिसीजन मेकिंग कम होगा। सो अभी आपको वही इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है जो आपके डिसीजन मेकिंग को बेटर करे, नहीं कि सर्टन करे। सो मोस्ट ऑफ द लोग क्यों ज्यादा जानना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि सर्टेनिटी हो जाए, और ज्यादा मेरे को पता चले, और मैं एक्यूरेट हो जाऊं, मेरा प्रेडिक्शन और बेटर हो जाए। मुझे लगता है कि
more information is equal to more accuracy, I don't think about it. क्योंकि अगर वैसा होता कि ज्यादा डेटा, तो काफी लोगों के पास ज्यादा डेटा है, राइट? तो जो डेटा है जिनके पास है वही सब मिलियनर बिलियनर हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं. Yeah. So the most important thing what I learned कि we have to remove lot of thing from our thinking, lot of thing from our daily reading, daily observation. कि ट्विटर पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन. अब किसको सुनना किसको नहीं सुनना, मुझे लगता है वो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा, आपको लगता है कि मैंने डिसीजन लिया, बट यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय somebody's opinion, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, और यू विल रियलाइज वेरी लेटर ऑन कि यार ये मेरा तो डिसीजन था ही नहीं, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, और क्यों मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया. बट इट हैपेंस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. जब तक वो बोलते हैं ना पानी बह गया, उसके बाद रियलाइजेशन हुआ कि यार ये क्या हो गया. सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है ना उसको हटा रहा हूँ मैं अपने डिसीजन मेकिंग में. ओके. वो कॉम्प्लेक्सिटी से अगर 2% रिटर्न भी कम होता है तो आई एम फाइन. व्हाई? बिकॉज जब कॉम्प्लेक्सिटी हटेगी ना विजय भाई, तब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा चीजों के बारे में. जब तक आपके दिमाग में डाउट है तो आप क्या करोगे? डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, राइट? या डिसीजन लोगे तो डर डर के लोगे, इतना कॉन्फिडेंटली नहीं ले सकूंगा. सो कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो आपका एलोकेशन भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा, एलोकेशन भी प्रॉपर नहीं होगा तो फिर पैसा ही नहीं बनेगा. सो राइट नाउ माय फोकस इज कि कैसे मेरी जो स्किल है उसको हाईएस्ट वैल्यूएबल बनाऊंगा. सो हाईएस्ट वैल्यूएबल क्या मोर इंफॉर्मेशन से बनेगा? नहीं, बट मैं जो जानता हूं उसको मैं डीपली समझूंगा ना, तो दैट बिकम हाईएस्ट वैल्यूएबल. सो मैंने कुछ वेरिएबल्स समझने की कोशिश किया कि लाइक हाउ आई कैन इंक्रीज माय कॉन्फिडेंस, और मे बी यू कैन से इंक्रीज माय एलोकेशन ऑन पर्टिकुलर स्टॉक्स. सो अभी मेरा फोकस ये नहीं है कि मुझे कोई नई स्ट्रेटेजी जानना है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. मुझे ये जानना है कि मेरी स्ट्रेटेजी जो मैं जानता हूँ उसको मैं कैसे डीपली समझूं और उसमें अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करूं, जिससे मैं एलोकेशन बढ़ा पाऊं. सो क्या वेरिएबल्स जो मैं ऐड करूंगा तो मेरे कॉन्फिडेंस में इंक्रीज होगा या मेरा एलोकेशन में इंक्रीज होगा. या सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट. सो बहुत ही अच्छा लगा ये. और आप ये भी मुझे बताना कि आप ये कैसे करते हो, आपकी अभी मेथड क्या है, और इसके बाद आप सब लोगों को ये बताना कि हमने उस दिन क्या डिस्कस किया था. बिकॉज वो ट्वीट के नीचे मुझे ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया था कि आपने और प्रतीक भाई ने क्या डिस्कस किया, ऐसी क्या चीज प्रतीक भाई ने आपको बता दी जो आपको नहीं पता थी. और वो चीज मैं एक्सेप्ट भी करूंगा कि वो चीज मुझे पहले से पता थी, बट वो चीज को मैंने साइड पे कर दिया था. मोस्टली सब लोग जानते हैं जो हमने डिस्कशन किया था, राइट? बट उसको सीरियसली कितने लोग लेते हैं और उसको सीरियसली इंप्लीमेंट कितने लोग करते हैं. बिकॉज विजय भाई हमें अपने नॉलेज का पैसा नहीं मिलता है स्टॉक मार्केट में. वो नॉलेज को यूज करके हमने स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना एलोकेशन किया ना, दैट इज अल्टीमेटली द रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ द डे. अदरवाइज वो नॉलेज का क्या वैल्यू है कि आपके पास सब कुछ पता है, बट आप जब शेयर लेने जाते हो तो 100 शेयर 1000 शेयर, मतलब जो भी आपकी कैपेसिटी, अगर 10,000 है और आप 1000 शेयर ले रहे हो, अगर आपकी कैपेसिटी 1000 शेयर है और आप 100 शेयर ले रहे हो, व्हाट डज इट मेक सेंस? करेक्ट. सो मुझे लगता है कि सब इन्वेस्टर और ट्रेडर जो भी लोग आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको ये फोकस करना चाहिए कि कैसे मैं अपना कन्विक्शन बढ़ाऊं, कि जिससे मैं अपना कैपिटल और डाल सकूं. जैसे काफी लोगों के पास कैपिटल है बट कॉन्फिडेंस नहीं है स्टॉक मार्केट में लाने का. जैसे आज जो भी बंदा 10 लाख 15 लाख से काम कर रहा है, मे बी उसकी कैपेसिटी है 50 लाख करने की, बट उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि 50 लाख लेके आओ या नहीं आओ. सो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए फोकस करना चाहिए, रेदर देन रोज यूट्यूब पे या ट्विटर पे जाके कौन सी नई स्ट्रेटेजी आई है. मुझे नहीं लगता है उससे कोई बड़ा चेंज होने वाला है किसी की लाइफ में. करेक्ट. तो प्रतीक भाई, अभी आप मुझे बताइए कि अभी आप कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हो, और मैं भी देखता हूँ कि क्या नई चीज़ अभी आज हमें सीखने मिल सकती है. सो बेसिकली विजय भाई, मार्केट में क्या होता है, लाइक मार्केट में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है कि मार्केट क्या सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, और रियलिटी क्या है. काफ़ी बार क्या होता है, मार्केट क्या सोच रहा है और रियलिटी दोनों साथ में होती है. बट काफ़ी बार क्या होता है, मार्केट जो सोच रहा है उससे रियलिटी बहुत दूर है, ऊपर की साइड. मतलब कोई स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए 500, बड़ो 2000 चल रहा है. ओके. दूसरा कोई ऐसी सिचुएशन है कि स्टॉक का वैल्यू एक्चुअल में 500 होना चाहिए बट 150 चल रहा है. सो मार्केट कभी सेंटर पॉइंट पे कभी रहता नहीं है. मार्केट हमेशा एक्सट्रीम दोनों साइड चलता रहता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एज अ इन्वेस्टर, और मे बी यू कैन से ट्रेडर, में दोनों में ये टैक्टिक्स यूज करता हूँ कि जब जो मार्केट सोच रहा है
और एक्चुअल चीज और एक्चुअल में डिफरेंस है ना, तो मैं वो सिचुएशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ओके। उसका एग्जांपल रिसेंटली लेते हैं, एक है पेटीएम। सो पेटीएम अगर आप एग्जांपल लेंगे तो पेटीएम में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, बट लोगों का परसेप्शन है कि यार पेटीएम को तो आरबीआई ने बैन कर दिया है, उसका धंधा डाउन है, ये है वो है, व्हाटएवर। पीपल हैव लॉट ऑफ बैड परसेप्शन अबाउट इट। फिर एक न्यूज आ गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि एमडीआर का किसी को कोई बेनिफिट देने वाले हम नहीं है, एंड स्टॉक वेंट डाउन 10% सर्किट। रिसेंटली बात है, लास्ट 1-2 महीने की बात है। मैंने ट्वीट भी किया था कि हाउ मार्केट इज अवे फ्रॉम द रियलिटी। सो उसी जो न्यूज आया उसके लास्ट वीक में एक कॉन कॉल हुआ था पेटीएम का, और कोइंसिडेंटली मैंने अगले दिन ही वो कॉन कॉल पढ़ा था, और उसमें क्लियरली विजय शेखर शर्मा ने लिखा था कि भाई एमडीआर का रेवेन्यू अभी हमारे पास आ भी नहीं रहा है और हमारी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। अच्छा, मतलब आप समझ मैं वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ। हाँ, उनका बिजनेस ही नहीं हो रहा है कुछ। नहीं, बिजनेस तो हो रहा है, बट एमडीआर मतलब जो गवर्नमेंट बोलेगी कि यूपीआई में आप चार्ज कर, जैसे आप क्रेडिट कार्ड के जब भी आप पेमेंट करते हो। हाँ। एक एग्जांपल है, जैसे आपने एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज किया किसी मर्चेंट के पास, तो एचडीएफसी बैंक एमडीआर मतलब वो एक चार्ज लेती है वो मर्चेंट से। ओके। कि 1.5%, 2%, 1%, जो भी उसका। बहुत सारे दुकान वाले तो अपने को ही बोल देते हैं 1.5% चार्ज है। तो बैंक वो मर्चेंट से लेती है। ओके, राइट। सो दैट इज अ बैंक्स रेवेन्यू। अब इसमें क्या है, यूपीआई में अभी मर्चेंट कुछ भी पे नहीं करता है। जैसे आप यूपीआई में आपने 5,000 का पेमेंट किया तो मर्चेंट कुछ भी पे नहीं करता है पेटीएम को। तो ऐसा हवा चल रही थी बाजार में कि एमडीआर फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगा, तो जो भी मर्चेंट, बड़े मर्चेंट है जो 2,000 से ज्यादा पेमेंट जहां पे भी होगा 2,000 के ऊपर, तो उसमें एक एमडीआर चार्ज होगा कि भाई 0.50%, 1% जो भी होगा, तो उससे इनकी इनकम बढ़ जाएगी। बट उन्होंने क्लियरली कॉन कॉल में बोला था कि ना हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है, ना हमारा कोई प्लानिंग है, ना हम सोच रहे हैं उसके बारे में। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ग्रोइंग अवर बिजनेस, ग्रोइंग अवर मर्चेंट्स, ग्रोइंग अवर यूपीआई बारकोड्स एंड ऑल। वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। आप एक्सपेक्टेशन वर्ड पे ध्यान रखना। कब प्रॉब्लम होता है कोई स्टॉक में, कि कोई स्टॉक में तेजी हुई 100 रुपए से 200 रुपए या 300 रुपए, कोई एक्सपेक्टेशन के साथ स्टॉक चला कि उसको इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, और ऑर्डर नहीं मिला, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। राइट। कि 100 का 300, अब ये स्टॉक 100 का 100 ही है और ऑर्डर मिलने की कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। मैनेजमेंट ही बोल रहा है हाँ कि भाई हमें कोई ऑर्डर मिलने की, और स्टॉक नेचुरली 130-40 गया है और अचानक से 10% गिर जाता है। मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में भी बोला है, उसके पहले भी बोला है, या जो भी अपने डिस्क्लोजर्स में, और स्टॉक गिर जाता है। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि प्राइस होना चाहिए ऊपर और ये आ गया नीचे। ट्रू। सो बेसिकली मार्केट ने खाली ओवर रिएक्शन कर दिया। सो ओवर रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि मीडिया उसको एक्सक्रेट करता है। जैसे आप उसके दूसरे दिन के जो भी न्यूज देखेंगे या मनी कंट्रोल देखेंगे, सब में आर्टिकल था कि पेटीएम विल नॉट गेट एमडीआर रेवेन्यू, ये वो, उसका क्या होगा, ये व्हाटएवर, लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो सुबह में 10% सर्किट लग गया, वो सर्किट थोड़े मिनट के लिए रहा। मैंने जाके फिर से कॉन कॉल पढ़ा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा। राइट। फिर जाके क्लियर कट लिखा है कि भी ये नहीं है। देन आई स्टार्टेड बाइंग। ओके। व्हाई आई स्टार्टेड बाइंग, जो मैंने आपको बताया कि कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, तो फिर वो नहीं आएगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा। उसकी जो तेजी चल रही थी वो उसके बिना ही चल रही थी। तो देयर इज सम अदर रीजन व्हाई दिस स्टॉक इज इन तेजी, नॉट दिस एमडीआर। अगर एमडीआर की वजह से तेजी होता तो मैं नहीं खरीदता, बट एमडीआर का कोई रीजन ही नहीं था उसकी तेजी का। तो आप समझ रहे हो जो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? मैं समझ गया। तो मतलब अभी आप मार्केट में ऐसे स्टॉक या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जो फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए, पर अभी किसी रीजन से वो नहीं है। मतलब बेसिकली मैं ऐसे एरियाज ढूंढता हूँ, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश जो एक नॉर्मल तेजी में या एक नॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हैं, बट कोई एक रीजन आता है जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। बट वो रीजन कोई या तो लॉन्ग टर्म नहीं है या तो रीजन वैलिड ही नहीं है। राइट। खाली ओवर रिएक्शन है। सो दैट्स वेयर यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। ओके। या सो I think I have made lot of money over last many years just by doing this thing. And मुझे लगता है धीरे धीरे I am inclined उस तरफ जा रहा हूँ मैं सब धीरे धीरे चीजें बंद कर रहा हूँ। And I am just focusing on such kind of trades more and more. मतलब अगर कोई एक स्ट्रेटेजी में मेरा 100 शेयर्स होगा, तो ये स्ट्रेटेजी में मेरे 5,000 शेयर्स होते हैं। You can understand. हाँ, मतलब अभी आप इतना अगर मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी है ना, तो मैं सब छोड़ दूंगा। I will just focus on that opportunity. ओके। एंड उसमें फिर मैं क्या क्या तरीके से पैसा बन सकता है, मैं हर तरीका यूज करूंगा। जैसे अगर कोई स्टॉक फ्यूचर में है तो मैं फ्यूचर खरीदूंगा, अगर फ्यूचर में है तो मैं पुट बेचूंगा, कॉल बेचूंगा, जो भी
the best way to generate a highest ROI with the lowest risk. So that I will use my mind. फिर मैं कोई दूसरे स्टॉक पे ज्यादा ध्यान नहीं रखूंगा. क्यों? क्योंकि जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है ना तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है पैसा बनाने की. एंड जब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है पैसा बनाने की तो यू शुड नॉट फोकस एनीवेयर एल्स. यू शुड जस्ट फोकस हियर. तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, वो आपको भी शायद पता होगा मैं क्या पूछने वाला हूँ, कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को हम मार्केट में ढूंढे कैसे. बिकॉज पेटीएम का जो आप एग्जांपल बोल रहे हो वो मैंने भी सुना था और मैंने भी देखा था कि वो स्टॉक तो 10% नीचे है. बट मेरे लिए तो वो नॉर्मल एक स्टॉक था जो 10% नीचे है, जो मेरी ब्लैक लिस्ट में है. तो मैंने बोला कि यार अपने को तो वो कुछ देखना ही नहीं है. बट जहाँ पे आपने उसमें पैसे बनाए, राइट, तो मेरे जैसा तो बहुत सारे लोगों ने उस दिन किया होगा और मेरे से उल्टा बहुत और ये भी किया होगा कि जिसके पास होल्डिंग में है उन्होंने इनफैक्ट बेचा भी होगा. तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये स्टॉक में जो अभी मार्केट में न्यूज आई है या जिसके वजह से ये स्टॉक एक गलत रिएक्ट कर रहा है, वो उसका रिएक्शन गलत है और इसकी फेयर वैल्यू ये नहीं है, इससे ज्यादा है. सो मैं कभी अपसाइड फेयर वैल्यू डिसाइड नहीं करता हूँ. क्योंकि वो मार्केट ही डिसाइड करेगा. ओके. सो या तो कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज आएगा जब एवरीबॉडी विल बी बुलिश, तो जिन्होंने ये स्टॉक को ऊपर लेके गए ना दे विल बी सेलर्स दैट टाइम. बट वो मोमेंट तो आना चाहिए ना. करेक्ट. सो अभी रिसेंटली जैसे मैंने एफएनडो में काफी सारे पेटीएम बेचे. क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा है, एवरीबॉडी वाज बुलिश. लोग बोल रहे हैं यार ये तो जोरदार रिजल्ट है, प्रॉफिटेबल हो गई पेटीएम आफ्टर लिस्टिंग, ये वो व्हाटएवर. तो मैंने वहां पे, क्योंकि मार्केट भी खराब लग रहा था, मुझे लगता है एक पॉजिटिव मोमेंटम आ गया है और रिजल्ट में खाली खर्चा कम करके प्रॉफिट आया है, रेवेन्यू बढ़ के प्रॉफिट नहीं आया है. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई आई सोल्ड. मैंने बोला कि रिएक्शन आएगा मार्केट में, यहाँ पे जो एक कंसोलेशन आएगा. तो कैश में मैंने एक भी शेयर नहीं बेचा है पेटीएम का, बट फ्यूचर में काफी सारे बेचा मैंने. फिर से उसको लूंगा. सो ये ट्रेड मेरा कंटिन्यू होता जाएगा अभी, जब तक कोई बड़ा पॉजिटिव रीजन नहीं आ जाए कि जहाँ पे एवरीबॉडी इज बैंग ऑन, एवरी मीडिया इज शाउटिंग कि अब पेटीएम जैसा कोई स्टॉक नहीं है, यू नो, होल एवरी एनालिस्ट इज बुलिश, सबके टारगेट बहुत बड़े हो जाएंगे, देन ये ट्रेड मेरे लिए साइड में हो जाएगा. तब तक इसमें मैं इन आउट करता रहूंगा. अगर एफएनडो है, कैश है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल जस्ट होल्ड. सो मेरी कैश में जो होल्डिंग है पेटीएम में, मैंने एक भी शेयर नहीं बेचा है और ना बेचूंगा मैं जब तक ये पूरा स्टोरी प्ले आउट नहीं होगा. ओके. सो आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे ढूंढे, हाँ, तो जब भी ऐसा कोई न्यूज आए, जब भी ऐसा कोई इवेंट हो कोई स्टॉक में, तो जाके उसको पढ़ो. सबसे बड़ा एडवांटेज विजय भाई आज के टाइम में क्या है पता है? पीपल डोंट रीड. अच्छा, ओ मैं आपकी बात समझ गया. मतलब दिस इज एडवांटेज. या सबसे बड़ा एडवांटेज है पीपल डोंट रीड, सो यू रीड. लोग जो भी न्यूज आए ना उसको ही मान के सच मान लेते हैं, बट उनको भी नहीं पता है कि मीडिया का काम है किसी भी चीज को सेंसेशनलाइज करना. तभी जाके लोग जाके वो क्लिक ओपन करेंगे या वीडियो उनको तो रोज आना है, सुबह रोज आना है. दैट्स देयर बिजनेस की कोई भी न्यूज को एक मसाला बना के प्रेजेंट. मतलब मैं पहले उनको बुरा समझता था, बट अगर मैं वहां पे जॉब करता तो शायद मैं भी यही करता. ट्रू. सो दैट्स देयर जॉब. They are doing their job perfectly, but are we doing our job perfectly as an investor? हमें ये सवाल पूछना चाहिए आपको. So मेरा आपको एक कहना है कि जब भी ऐसा कुछ हो, रीड कि क्या रियलिटी से अलग है. So जब भी कोई खराब न्यूज आए और उसके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो दैट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ओके. तो अभी अगेन मेरे वही क्वेश्चन के ऊपर एक फॉलो अप क्वेश्चन है. अभी आपने बोला रीड. अब अगेन बहुत सारे लोगों का यही डाउट है कि सर आपने तो बोला पढ़ो, पर क्या पढ़ो? कौन कॉल्स पढ़ो जाके. जैसे समझो अभी कोई कंपनी का बैड न्यूज आया, और ये तो मार्केट में सबको इजीली पता चलता है, और फिर हमने उसका कौन कॉल पढ़ना है. मतलब अभी रिसेंट जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसका कौन कॉल पढ़ना है. सो कौन कॉल रिसेंटली आप पढ़ोगे, मुझे लगता है विजय भाई आधा घंटा 1 घंटा पढ़ोगे ना तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा. और आजकल सब डिस्क्लोजर्स अवेलेबल है नॉर्मली. तो आप जाके पढ़ोगे तो, और ये एक्सपीरियंस के साथ आप बिल्ड करोगे अपने अंदर. ऐसा नहीं कि आप एक ही पढ़ोगे आपको क्लियर, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है तो मुझे अब पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, लेट्स गो इनटू इट. सो आपने कितने चार्ट्स देखे, उसके बाद अब आपको चार्ट देखे तुरंत ही समझ में आ जाता है. पहले आप चार्ट देखते थे तो आपको एक अभी तो एक चार्ट 1 सेकंड में आपको मे बी 30 सेकंड मैक्सिमम आपको चाहिए होगा किसी चार्ट पे, सीधा नेक्स्ट कर दो. वो मसल मेमोरी बिल्डअप हो जाता है. या सो आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक निकाला, मसल मेमोरी. सो आज मैं इसको बाद में डिस्कस करने वाला था, बट लेट मी डिस्कस नाउ. सो स्टॉक मार्केट में सबको बड़ा पैसा बनाना है, एम आई राइट? ऑब्वियसली हाँ. जिम में जाके सबको 50 किलो 60 किलो 80 किलो का वेट उठाना है.
बट क्या आप पहले दिन 50-80 किलो उठाते हो, नहीं, या यू ग्रेजुअली ग्रो? बहुत टाइम लगता है। अब स्टॉक मार्केट में मोस्ट ऑफ द लोग क्या आपने क्या एडवाइस सुना है, एक ट्रेडर को पैसा बनाना है तो क्या करना चाहिए? जो एडवाइस आपने कॉमन सुना है, मतलब जो जो मतलब भी कॉमन एडवाइस। अगर जिनके पास कम पैसा है जनरली वो यही सोचते हैं कि भाई ऑप्शंस बाइंग करके ओके, एक ऑप्शन हो गया। 10,000 का 1 लाख बना दो। क्या रूल होने, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, जो नॉर्मली हमने सुना है बहुत, अब बस वो रिस्क टू रिवॉर्ड की बातें होती है, बट वो कि सारी लॉस को काटो, लॉस को काटो, प्रॉफिट को ट्रेल करो, या जितना कम हो सके उतना रिस्क लो, रिवॉर्ड ज्यादा करो। मोस्ट ऑफ द लोग लॉस काटो लॉस काटो लॉस काटो उस पे आ जाते हैं। सो लेट मी शो यू वन एग्जांपल। सो ये मिथ को भी बहुत उड़ाना जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर लॉस नहीं काटोगे ना तो भी चलेगा। ओके। थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट प्रॉफिट को मत काटो। प्रॉब्लम क्या है, आप लॉस को भी काटते हो, प्रॉफिट को भी काटते हो इन योर ग्रो। ओके। उसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, तो आपको एक आइडिया आएगा। सो 1970s में यूएस में एक निफ्टी 50 करके होता था, जिसमें वॉलमार्ट एंड 1980s की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनीज थी। तो आपने अगर 50 स्टॉक्स, विजय भाई, आपने जो थे, ओके, 50 में से वॉलमार्ट भी एक था, ओके। अब मैं बोलता हूँ आपको कोई स्टॉक में लॉस बुक नहीं करना है, ओके विजय भाई, 2 मिनट के लिए सोचो, आपको कोई भी स्टॉक में लॉस बुक नहीं करना है। आपको सब स्टॉक को खड़ा रखना है और आपको बेचना नहीं है। ये निफ्टी 50 की बात कर रहे हो आप? हाँ, यूएस की निफ्टी 50, ओके, नॉट इंडिया। हाँ, तो यूएस में भी निफ्टी 50 हुआ करता था, ओके, या उस टाइम जो वहां की बेस्ट कंपनीज का एक ग्रुप बनाया था, ओके। तो अब आप सोचो, आपकी 49 कंपनीज में पैसा जीरो हो जाता है। मैं हाइपोथेटिकली एक ले रहा हूँ, नहीं हुआ है बट हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ। 49 कंपनीज में पैसा जीरो हो गया आपका। इससे खराब तो हो ही नहीं सकता है कुछ। हाँ, इससे खराब क्या होगा, कि मतलब 50 जो बेस्ट कंपनी थी 50, उसमें से 49 में आपका पैसा जीरो हो गया। करेक्ट। ओके, मैंने 50 कंपनी में 2-2% सब में डाला है, इक्वल 100% मेरा, और आपने एसएनपी लिया है, ठीक है विजय भाई, और मेरी 49 कंपनी वाइप आउट हो गई, तो आपका पैसा ज्यादा बनेगा या मेरा बनेगा? मैं अभी आप ऐसे बोल रहे हो तो लग तो आपका ही रहा है मुझे। तो ओनली वन कंपनी, वॉलमार्ट, इफ आपके पोर्टफोलियो में है ना, तो आपने एसएनपी को आउट परफॉर्म किया है विद 2% एलोकेशन। ओके, अच्छा, विद 2% एलोकेशन। खाली 2% बोल रहा हूँ, उसमें आपने एसएनपी में आपने 100% डाला है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, आपने 1 लाख रुपए डाला एसएनपी में, मतलब एसएनपी का ईटीएफ ले लिया, और मैंने 1 लाख रुपए 2-2 हजार करके अलग अलग कंपनी में डाले, जो 50 कंपनी थी। सो मेरा 2,000 रुपए आपके 1 लाख को आउट परफॉर्म कर रहा है। सो उसका एक एग्जाम्पल लिया है मैंने कि आज के टाइम में होल्डिंग वैल्यू क्या है। इसमें मैंने डिविडेंड और वो सब नहीं कैलकुलेट किया, मैंने एक लमसम कैलकुलेशन किया है। 1,98 लाख समथिंग हुआ मेरा 1 लाख का, और आपका हुआ 59 लाख। एक्चुअली आपका 2 लाख का हुआ, 2,000 का हुआ, 2,000 का, बट मैं तो 1 लाख ही पकड़ रहा हूँ ना। 98 वाइप आउट हो गया, आपसे 4 गुना ज्यादा रिटर्न है मोटा मोटी। हाँ, मतलब ये चीज का भी पावर बता रहा है ना। अब ये जब चीज मैं समझा ना, तो मैंने किया कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो 2023 की तेजी हुई, एक दोनों पोर्टफोलियो में 100-100% इन्वेस्टमेंट हो गया, एग्जांपल 1-1 करोड़। एक में मैंने अपना दिमाग लगाया, या नहीं ये भी इसमें थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया, इसको निकालो, ये वैल्यूएशन हो गया, इसको निकालो, और एक ऐसे ही छोड़ दिया। किसने ज्यादा पैसा बनाया? अभी तो लग रहा है जिसको छोड़ा उसने ही बनाया होगा। That's it, true. So मैं ये थीसिस को बैक टेस्ट करना चाहता था। So मैंने जितना रिटर्न बनाया ना, उससे 180% ज्यादा उसने रिटर्न बनाया वो पोर्टफोलियो में, जिसमें एक भी बाय और सेल नहीं है। एक बार 100% इन्वेस्टमेंट हो गया, जो भी स्ट्रेटेजी थी, उसके बाद बेचा ही नहीं है, लॉस हो या प्रॉफिट हो। दैट स्ट्रेटेजी हैज आउट परफॉर्म, जो मैंने किया उससे ज्यादा 180% रिटर्न है। राइट, ये चीज तो मतलब एक विजय भाई, कंक्लूजन जो मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत लोगों के दिमाग में घुसा दिया गया है, लॉस काटो। यार नहीं काटना है, छोड़ दो, बट प्रॉफिट को मत काटो। करेक्ट, बिकॉज फ्यू विनर्स विल चेंज द गेम। जैसे लास्ट तेजी की बात करूं तो ट्रेल हैज चेंज माय होल गेम ऑफ लास्ट 1.5 year. आई मेड ह्यूज मनी ऑफ माय लाइफ। सो उसका रीजन क्या है कि विनर्स को बड़ा होने दो।
क्योंकि जब मौसम आया है पैसा कमाने का तब आप वहां ही खड़ा रहना है, वहां से दूर नहीं जाना है फिर। तो अगेन मैं आपको यही सवाल पूछ रहा हूँ और मेरा ये सवाल पूछने का रीज़न भी यही है कि जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है, आई जस्ट वांट टू गिव हिम वैल्यू। तो मुझे आप ये बताओ कि आपका जो स्टॉक ढूंढने का मेथड है ना सर, वो एक बार एक्सप्लेन करिए। सो मैं एक एग्जांपल के साथ लेता हूँ, हाँ, ट्रिल का ही। सो विजय भाई, आई थिंक आपने बोला कि कैसे ट्रेड ढूंढते हो, तो लेट मी गो यू स्टेप बाय स्टेप। एक ट्रेड लेते हैं और पूरे एग्जांपल के साथ स्लो करते हैं। सो बेसिकली हाउ आई आइडेंटिफाइड ट्रिल, जो ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड, जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड कंपनी है। सो बेसिकली मैं एलोन मस्क या जो भी दुनिया के जो क्रिएटिव थिंकर्स है, जो भी लोग बहुत ऐसा सोचते हैं जो आगे जाके मे बी रियलिटी बनता है, या वो नॉलेज से मे बी अपना एक माइंडसेट और ब्रॉडन हॉराइजन होता है। तो मैं एलोन मस्क हो गया या सुंदर पिचाई हो गया एंड मैनी अदर, स्टैनली ड्रकन मिलर, ये सब लोगों को मैं पढ़ते रहता हूँ, सुनता, उनके जब भी कोई इंटरव्यूज आते हैं, जब भी उनका कोई पॉडकास्ट आता है, जो भी आता है। सो गूगल में एक अलर्ट करके सिस्टम है जहाँ पे आप उनके नाम लिख सकते हो, स्टैनली ड्रकन मिलर हो गया, एलन मस्क, तो उनके बारे में जब भी कोई आर्टिकल होगा या कोई वीडियो होगा तो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट आएगा। तो मैंने जो कुछ लोगों को लिस्ट आउट करके रखा है कि भाई ये लोग जब भी कुछ चीजें कोई भी बोले या कभी भी कोई चीज डिस्कस करे तो मुझे जानना है कि वो क्या कर रहे हैं। सो एलन मस्क का एक इंटरव्यू पॉडकास्ट था जिसके अंदर वो डिस्कस करेंगे और सडनली उसने एक चीज बताया कि वो होस्ट ने पूछा उसको कि दुनिया में चिप की शॉर्टेज हो जाएगी। तो बोला वो तो शॉर्टेज सॉल्व हो जाएगी, बट एक बहुत बड़ी शॉर्टेज होने वाली है जो सॉल्व नहीं होने वाली है। ओके। मैंने बोला ऐसा क्या शॉर्टेज हो रहा है? तो उसने एक बहुत अच्छी तरह से, एलन मस्क का एक स्टाइल है बोलने का, कि यू नीड ट्रांसफॉर्मर टू रन ट्रांसफॉर्मर्स। ओके, यू नीड ट्रांसफॉर्मर टू रन ट्रांसफॉर्मर्स। तो उसका वीडियो प्ले करते हैं जो क्या बोला था वो पॉडकास्ट में। Electricity shortages in general in about 2 years. You really need to prepare for a tripling of electricity demand because all transport is going to go electric with the ironic exception of rockets. So energy usage right now is roughly 1/3, for very rough terms, 1/3 electricity, 1/3 transport, 1/3 heating. In order for everything to go sustainable, to go electric, you need to triple electricity output. So I encourage the utilities to build more power plants, and they should definitely buy more batteries. Because the grid currently is sized for real-time load, which is kind of crazy because there's almost no buffering of energy in the grid. So with batteries, you can produce energy at night and use it during the day. बेसिकली ये इंटरव्यू में उसने कितने आइडियाज दे दिए आपको। एक बोल दिया कि दुनिया में एनर्जी की शॉर्टेज होने वाली है, तो जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट है दे विल स्टार्ट मेकिंग लॉट ऑफ मनी बिकॉज उनकी फुल कैपेसिटी पे रन होंगे। करेक्ट। क्योंकि दुनिया में एनर्जी कितनी डिमांड बढ़ने वाली है। उन्होंने बोला कि पहले क्या होता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में जो 3 डिवाइड किया एलोन मस्क ने, तो बोला अब ट्रांसपोर्टेशन भी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट होगा तो कितना बड़ा डिमांड आएगा। एंड देन एक और फैक्टर ऐड हो गया, दैट इज एआई, जिसने पूरी दुनिया में एनर्जी की डिमांड बढ़ा दी। सो दैट वाज अ क्लियर कट थीम कि ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ी तेजी होने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी रिगार्डिंग जितनी भी कंपनीज है उसके अंदर। तो उसमें देन उन्होंने बोला ट्रांसफॉर्मर टू रन ट्रांसफॉर्मर्स, एंड ट्रांसफॉर्मर की शॉर्टेज हो जाएगी दुनिया में। फिर जाके मैंने डिटेल में पढ़ना शुरू किया कि यार ट्रांसफॉर्मर इंडिया में भी क्या ऐसा सिचुएशन है या इंडियन कंपनीज भी ऐसा हो रहा है। सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग वॉल्टेम, देन सिल्चर, देन ट्रिल एंड ऑल। सडनली ट्रिल के साथ एक चीज हुआ जो मैं मतलब सोने पे सुहागा हो गया मेरे लिए। सो गेटको करके गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी है जिसने ट्रिल को बैन किया कि भाई आपने टेक्निकली फॉल्ट हमें ट्रांसफॉर्मर दिया, उसकी वजह से हम आपको बैन कर रहे हैं। ओके। तो स्टॉक 20% सर्किट मारा। सो लेट मी शो यू इनटू द चार्ट। ये वापस से वही चीज हो गई आपकी जो अभी आपने शुरू में बोली थी। सो कमिंग टू द पॉइंट, हर चीजें इकट्ठी हो रही है। करेक्ट। सो लेट्स गो टू द 2023 और ये हमारा पॉडकास्ट हुआ उसके बाद ये सब हुआ था। हाँ। सो उस टाइम हम ये डिस्कस नहीं कर पाए। यस, ये रहा सिनेरियो। तो आप देख रहे हो विजय भाई, हाँ 20%। सो बेसिकली स्प्लिट हुआ है तो उसका भाव आप डबल पकड़ लो। सो बेसिकली भाव चल रहा था उसका 110 120 के आसपास, और सडनली 20% सर्किट मारा और उसके आई थिंक 20% और गया था। सो फ्रॉम टॉप stock went down 32%. right? Okay, so अब again come to the point, ये तेजी
किस वजह से हो रही थी? तेजी क्या वो गेटको की वजह से हो रही थी? नहीं, इसका तो आपने जो अभी बोला वो शायद, इंडस्ट्रीज में ही डिमांड थी, हाँ कैपेसिटी नहीं थी, उतनी डिमांड थी। और ट्रांसफॉर्मर में तुरंत कैपेसिटी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जब भी बनाना है तो आपको लेबर चाहिए, स्किल लेबर चाहिए। स्किल लेबर रातों रात नहीं बन सकता, आप मशीन ला सकते हो और स्किल लेबर रातों रात नहीं ला सकते। करेक्ट। देन आई स्टार्टेड रीडिंग जितने भी ट्रांसफॉर्मर के रिपोर्ट्स है वर्ल्ड में, जो भी डिस्कशन, देन आई गॉट क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि ये इंडस्ट्रीज में नई कैपेसिटी काफी सालों से आई ही नहीं है। मतलब किसी ने नई फैक्ट्री ही नहीं डाली है लास्ट 8-10 साल में। सो जो फैक्ट्रियां चल रही थी वही चल रही थी, क्योंकि ग्रेजुअल जितना बना रहे थे उतना बिक रहा था। और कोई भी ओवर कैपेसिटी पे काम नहीं, मतलब किसी का भी 80% कैपेसिटी पे कोई काम नहीं कर रहा था। अगर 70-80% कैपेसिटी पे आप काम करो तो आप नया फैक्ट्री डालो। अब आपका 50% भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो व्हाई यू विल पुट न्यू फैक्ट्री। करेक्ट। फिर जाके वो ऑर्डर, अगेन आई एम कमिंग टू द पॉइंट, लोग रीड नहीं करते हैं। तो मैंने गेटको का ऑर्डर निकाला और मैंने बोला लेट्स रीड कि हुआ क्या है। सो उसमें एक लाइन लिखा था, तो मेरे लिए वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था कि ट्रिल के साथ हम जो दूसरे ऑर्डर कर रहे हैं ना वो सब कंटिन्यू रहेंगे, खाली ये जो केवी के ट्रांसफॉर्मर है ना उसमें ही रोका है हमने। अच्छा। तो अब यहां से आप सेकंड लेवल थिंकिंग आप करो कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप उसके साथ एक काम बंद करोगे, सब करोगे? मैं तो सब भी बंद कर दूंगा। तो अगर टेक्निकली कोई गलती हुआ है तो आप बोलोगे नहीं नहीं भाई ठीक कर ले, तो हाँ, करें। ओके। सो दैट वाज नॉट अ फ्रॉड, दैट वाज टेक्निकल एरर। टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, टेक्निकल कोई मिस्टेक हुआ था, टेक्निकल कोई एरर था। और मार्केट ने क्या सोच लिया था कि इसने फ्रॉड किया है। सो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, रियलिटी एंड जो मार्केट, हाँ, बहुत गैप था। सो और उसके बाद कौन कॉल किया इसके प्रमोटर ने। मैंने बोला क्या प्रमोटर भी यही चीज क्लैरिटी बोलता है जो हमने समझा है? तो प्रमोटर ने भी यही बोला कि हमारे दूसरे सब ऑर्डर गेटको के साथ चल रहे हैं, खाली यही ऑर्डर के लिए हमारा कैंसल हुआ है। सो ये समझ के मुझे क्लियर हो गया कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एंटर, क्योंकि ये गेटको की वजह से स्टॉक तेजी में नहीं था। आप जितने भी ट्रांसफॉर्मर के स्टॉक्स देखेंगे सब तेजी में थे। वॉल्टेम पकड़ लो, सिल्चर पकड़ लो, इंडोटेक पकड़ लो, एवरीबॉडी वाज इन तेजी। सो ये वर्ल्ड सेक्टर में तेजी था। एंड जब ये पड़ा तो उसके बाद कन्विक्शन आया, देन आई स्टार्टेड बाइंग एग्रेसिवली। आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एलोकेशन किया मैंने किसी स्टॉक में, ट्रेल में। क्योंकि ऐसा मौका तो बहुत रेयर आता है कि जहां भयंकर तेजी है इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस में फंडामेंटली, और डिमांड जबरदस्त है। मतलब ये लोग पूरी ही नहीं करने वाले, पूरी ही नहीं कर सकते। मतलब आज ट्रांसफॉर्मर कंपनी 18 महीने के पहले कोई देने के लिए तैयार नहीं है। दे आर ऑल फुल्ली बुक्ड। ओके। एंड वो सिचुएशन तब से ही शुरू हो गई थी। और एक प्रमोटर ने एक चीज और बोला ऑन कॉल में कि आपको वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपका तो 100 करोड़ से ज्यादा फंस गया है वहां पे, जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपका पेमेंट नहीं मिले। तो बोला वी विल रेज एट द एप्रोप्रिएट टाइम। तो सेकंड लेवल सोचो, एप्रोप्रिएट टाइम ये नहीं है, ये भाव एप्रोप्रिएट नहीं है, वो ऊपर जाके करेगा। तो वहां से 150 गया स्टॉक, 80-90 वाला स्टॉक धीरे धीरे करके विद इन, आप देख सकते हो यहाँ पे रिकवरी चार्ट पे, बहुत फास्ट यहाँ पे आ गया स्टॉक ऑलमोस्ट आई थिंक 70-80 पे। और वहां पे फिर मधु केला जो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, उन्होंने पैसा डाला 100 करोड़ से ज्यादा कंपनी में। एंड उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे फास्टेस्ट पैसा सबसे ज्यादा यही कंपनी में बनाया। राइट। अभी इसका क्या प्राइस है वैसे? ये स्प्लिट हो गया अभी आपने बोला। अभी ये स्प्लिट डिवाइड बाय, मतलब 2 तो आप डबल कर लो। सो बेसिकली ये 100 रुपए वाला 1000 रुपए हो गया, ऊपर में 1000 से ज्यादा। ओ, मतलब ये 10 टाइम्स रिटर्न हो गया या एक साल में। एक साल में? हाँ, एक साल ही हुआ ना। मतलब 12 से 14 महीने पकड़ लो। ये रहा ऊपर में गया 1200 जाके। आई एग्जिटेड, मैंने अगेन फ्रेमवर्क से बहुत तेजी, बहुत सारे बुलिश, एवरीबॉडी इज बुलिश, एक्सपेक्टेशन इज हाई। सो मेरा ये मतलब नहीं है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, बट मेरा यहाँ पे थीसिस कंप्लीट होता है कि आई हैव राइडेड द मीट ऑफ द ट्रेंड। सो मैंने आई थिंक कहीं ना कहीं 900-1000 के बीच में एग्जिट मारा है, और मैंने यहाँ पे ऊपर एग्जिट नहीं मारा है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट मारा है। ऊपर मारते तो फिर अब भगवानी हो जाते। सो वो ऊपर में आई लॉस्ट करोड्स इन ड्रॉडाउन। ओह, सो द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट दिस इज हाउ द ट्रेड्स हैपेंस। और मैंने एग्जिट करने का दूसरा एक रीजन भी था कि जब एक्सपेक्टेशन लो होती है ना, उसको बीट करना बहुत आसान हो जाता है। अब ट्रांसफॉर्मर कंपनीज में लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। करेक्ट।
अब यहाँ से थोड़ा भी आगे पीछे हुआ ना तो पीपल विल बी डिसअपॉइंटेड। बट प्रतीक भाई अगेन वही बात मैं आपको बोलूंगा कि हाँ। एक रिटेल इन्वेस्टर इतना बड़ा कैसे सोचेगा और कैसे सोच सकता है? So, मतलब वो तो डेली बहुत सारी चीजें, जैसे आपने अभी थोड़ी देर हाँ, पहले बोला कि हाँ, बहुत सारी चीजों को लाइफ से कट करना पड़ेगा, हाँ, हाँ, और जो सबका डिसएडवांटेज है हाँ, उसको हाँ, हमें एज अ एडवांटेज यूज करना हाँ, पड़ेगा हाँ, हाँ, रीडिंग को। हाँ, बट अभी यही बात है कि मैं वापस से यही बोलूंगा कि आप मुझे एक प्रोसेस बताओ जिसे एक नॉर्मल आदमी भी डेली बेसिस पे उसे फॉलो करे, ओके और जिससे उसको रोज पता चले कि भाई आज जाके मुझे सिर्फ ये देखना है, और अगर इसके हिसाब से कुछ हुआ है तो आई विल डू इट, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। ओके। सो रिवर्स एनालिसिस करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। जो भी स्टॉक्स के 52 वीक हाई हो रहे हैं और उसमें कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज के हाई हो रहे हैं तो वो जाके पढ़ो इंडस्ट्रीज को, डेडिकेट करो वीकेंड में 1-2 घंटा 5 घंटा जो अगेन पढ़ो मतलब उनके कौन कॉल पढ़ो, कौन कॉल पढ़ो या वो इंडस्ट्रीज के बारे में देखो क्या चीज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है। और Okay. आज एआई की वजह से बहुत आसान हो गया कि लिखो कि भाई व्हाट इज चेंजिंग लास्ट 6 महीने में, ऐसा क्या बदला है इंडस्ट्रीज के अंदर, शो में, तो आपको बहुत पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन लाके रख देगा। फिर आप एनालिसिस करो कि यार ये चेंजेस अगर हो रहे हैं और इसके अंदर ब्रेकआउट हो रहा है, हाँ मतलब 52 वीक हाई या मल्टी ईयर ब्रेकआउट, तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। ओके सो इतना तो कर ही सकते हो आप करेक्ट। कि अगर मान लो केमिकल्स के सब स्टॉक्स 52 हाई मार रहे हैं, बाजार से ज्यादा स्ट्रांग है, तो कुछ तो केमिकल में हो रहा है। करेक्ट। जस्ट जाके रीड कर, और उसके अंदर कोई कंपनी में ऐसा खराब न्यूज आ जाए कोई टेम्पररी, तो फिर सो दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक मनी। करेक्ट। तो कुछ आप मुझे बता सकते हो अभी प्रोसेस आपका, मतलब जो आप अभी डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहते हो, या डेली बेसिस पे कोई विजय एग्जांपल? भाई अभी जो मेरा मैक्सिमम टाइम मैं स्पेंड करता हूँ, आई रीड अ लॉट आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। सो ये मुझे स्टॉक मार्केट का आइडिया एलोन मस्क ने कोई स्टॉक मार्केट की बात नहीं किया था, वहां से वो डिस्कशन कर रहे थे ग्लोबली क्या चेंज हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड होगी, तो वहां पे उन्होंने थोड़े बोला था कि ट्रांसफॉर्मर के स्टॉक चलेंगे, तो मैंने कनेक्ट द डॉट्स किया, राइट। सो जैसे स्टैनली डकन मिले ने 2023 के इंटरव्यू में बोला कि एआई इज अ रियल थिंग, तो कैसे पता चला उनको? तो आई एम टेलिंग यू वन सिंपल ऑब्जर्वेशन। तो होस्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता चला एआई कैन बी अ बिग थिंग? तो बोला आई ऑब्जर्व स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड से जो ग्रेजुएट होते हैं ना वो कौन सी इंडस्ट्रीज में जाते हैं। अच्छा। तो बोला 2020-21 तक लोग क्रिप्टो में जा रहे थे, सडनली 2022-23 में मैंने देखा कि ये ट्रेंड एआई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और मेरे एनालिस्ट जितने भी टीम, मतलब जो स्टैनली डकन मिलर की टीम, वो लोग सब एआई की बात है। क्या मेरे को एआई के बारे में कुछ नहीं पता था। स्टैनली डकन मिलर बोला एनवीडिया जब तक मैंने लिया ना तब तक मेरे को एआई के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि अगर ये यंग ग्रेजुएट वहां जा रहे हैं ना तो इट कैन बी अ बिग ट्रेंड। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तब तक उन्होंने पोजीशन बिल्ड किया था स्टैनली डकन मिलर ने एनवीडिया में, एंड उसके बाद बहुत बड़ा पोजीशन कर लिया जैसे चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, एंड देन ही मेड वन ऑफ द बिगेस्ट मनी इन सिंगल ट्रेड। करेक्ट। सो हाउ द कनेक्ट द डॉट्स, आप सोचो कि आइडिया कहां से मिला विजय भाई कि स्टैनफोर्ड हार्वर्ड के ग्रेजुएट कहां जा रहे हैं। करेक्ट। उन्होंने थोड़ी ये बोला कि हम एआई का स्टॉक चलाने वाले हैं। यस। तो वैसे ही उन्होंने ये पैसा पहले उन्होंने क्रिप्टो में बनाया 2017 में, 16, 17, 18, 20, 21 में, कि यंग ग्रेजुएट क्रिप्टो में जा रहे, तो उन्होंने लगा कि क्रिप्टो कैन बी अ बिग अपॉर्चुनिटी। सो यू हैव टू फाइंड सच स्मॉल थिंग्स और फिर उसको आइडियाज में कन्वर्ट करना है आपको। करेक्ट। मतलब होमवर्क ज्यादा है। आई थिंक होमवर्क ज्यादा नहीं बोल सकते। आप चार्ट स्पेंड देखने में कितना स्पेंड करते हो टाइम? दिन का 1-2 घंटा। इतना दो इसके अंदर भी। वही है, मतलब जो मैंने आपको बोला ना कि भाई चार्ट देखने में मसल मेमोरी बिल्डअप हो गई है, तो अभी रीडिंग में भी मसल मेमोरी बनानी पड़ेगी, जिससे शुरू में शायद नहीं पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट आगे जाते जाते जैसे हैबिट हो जाएगी वैसे समझ में आएगा क्या पढ़ना है हमें। ट्रू। सो दिस इज वन थिंग आई डू। हाँ। सेकंड, मैं बिजनेसेस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट टू लुक एट द फंडामेंटल। कोई भी बिजनेस, बड़ा बिजनेस तभी बन सकता है जब उसकी प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को पसंद है, या ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। तो कभी कभी ऐसे फंडामेंटल चेंज आते हैं कि कोई प्रोडक्ट आती है और पूरा मार्केट कैप्चर कर लेती है, या सो उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। कुणाल शाह ने एक अच्छी तरह वीडियो बनाया है, उसको बोलते हैं डेल्टा 4। ओके। सो जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है और उसमें डेल्टा 4 एक्सपीरियंस क्रिएट होता है ना, तो वो कंपनी बहुत मार्केट शेयर लेके चली जाती है, एंड इवेंचुअली बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बनाती है मोस्ट ऑफ द कंपनीज।
सो उसका एग्जांपल बोलता हूँ मैं आपको कि विजय भाई आप 2000 अभी कौन सा आप मोबाइल यूज करते हैं? एप्पल, नहीं कार्ड, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ओके। अभी मेजरली कस्टमर किसके हैं इंडिया में? जियो और एयरटेल। फर्स्ट नंबर जियो, देन एयरटेल। जियो ने जब फर्स्ट डे लॉन्च किया 2017 में, तो ऐसा क्या था कि मार्केट पूरा जीरो लेके चला गया? कुछ उसने तो लोगों को फ्री में दिया। चलो फ्री, उसके अलावा मैंने पहली बार देखा था कि लोगों को इतना इंटरनेट मिल रहा था, वो भी फ्री में। और मैंने लाइफ में पहली बार ये भी नोटिस किया था कि लोग मतलब सिम कार्ड लेने के लिए लाइन लगा रहे थे। ट्रू, बट क्या फ्री की वजह से आज तो पैसा दे रहे हैं, तो भी आज क्यों जियो को यूज करते लोग? व्हाट इज द रीजन? मतलब उसने वो डेल्टा 4 एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जियो ने जब नेटवर्क लॉन्च किया ना, द फर्स्ट डे जियो का जो 4G नेटवर्क था ना, वो एयरटेल और वोडाफोन की 3G और 4G से बड़ा नेटवर्क था फर्स्ट डे। तो जितना इन्होंने कवर किया था ना नेटवर्क, उससे ज्यादा कवरेज उनका था द फर्स्ट डे। ओके। सो अब आप सोचो, आप जो नेटवर्क है वो 4G अक्रॉस द इंडिया है, आपको हाई स्पीड मिल रहा है। जियो का आपने यूज किया होगा, उस टाइम तो आपको पता है जब वोडाफोन एयरटेल यूज करते तो बहुत स्लो चलते थे। जैसे मुंबई में कहीं जाए तो 3G हो जाए, 2G हो जाए, और जियो में क्या था 4G अक्रॉस थे, कॉल्स इंस्टेंट कनेक्ट होते थे, कहीं पे भी जाओ आप हाईवे पे अगर कॉल ड्रॉप नहीं होते थे, राइट? सो दैट वाज अ डेल्टा फॉर एस। एक बार अगर किसी ने जियो यूज कर लिया ना तो वो वापस जाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आज भी इंडिया में जियो के जितना बड़ा नेटवर्क किसी का भी नहीं है। जियो ने 99% नेटवर्क कवर कर लिया है पूरे इंडिया में, मतलब जहां लोग रहते हैं ना 99% एरिया में जियो अवेलेबल है, वो भी 4G। एंड फिर अभी 5G भी आई थिंक ऑलमोस्ट 80-90% एरिया में। सो जब डेल्टा 4 कोई कंपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, डेल्टा 4 है ना, तो जैसे मान लो कोई वोडाफोन यूज करता है और एयरटेल यूज करता है, एग्जाम्पल अक्रॉस इंडिया की बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर लोकेशन की, तो आप जियो को अगर 1 to 10 में अगर आपको मार्क देना है तो आप कितने देंगे? 2-3 में ही आएगा जियो। 1 to 10 में? हाँ, मतलब अच्छा 10 सबसे अच्छा अच्छा, और 10 सबसे खराब, तो फिर तो ऑब्वियसली 8-9 में ही आएगा। अब आप वोडाफोन को कितना देंगे? वोडाफोन मैं बहुत सालों से यूज कर रहा मैं हूँ, भी करता हूँ, बट 5-6 तो डिजर्व करता है। तो 4 का डिफरेंस हो गया। यस, 4 डिफरेंस एंड यू शिफ्टेड। सो जब 4 डेल्टा का डिफरेंस आ जाता है ना किसी भी चीज में, तो दैट कंपनी क्रिएट अ मैसिव वैल्यू। सो उसका एक रिसेंट ट्रेड में एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने फोर्स मोटर का नाम सुना हुआ है? हाँ, सुना ही है सिर्फ नाम। ओके। उसकी एक अर्बानिया करके गाड़ी आती है, आपने देखा होगा मुंबई में, Yes. एकदम मर्सिडीज जैसी, वो अभी सडनली वो बहुत ज्यादा दिखने लग गई। ज्यादा दिखने लगी। तो उन्होंने नवंबर आई थिंक 2022 में फोर्स लॉन्च किया था। तो मेरे एक दोस्त ने बोला यार फोर्स ने अर्बानिया लॉन्च किया है, तू देख। तो मैं गया शोरूम में देखने, मैंने बोला यार जबरदस्त है ये तो, मतलब ट्रैवलर और इसमें तो जमीन आसमान बहुत का बड़ा फर्क है। डेल्टा फर्क है, मतलब ये तो वो टेम्पो लगता है। हाँ, ये धमाल मचाएगा, ये तो मतलब प्रीमियम एक्सपीरियंस है, लग्जरी। उस टाइम स्टॉक चल रहा था 1200 से 1500, लेट मी शो यू। सो हाउ यू कैन बिल्ड द आइडिया, यू नो। 1 मिनट, फोर्स मोटर बीएससी में, क्योंकि उसमें क्या बीच में एनएससी में डिलिस्ट हो गया था, तो डेटा प्रॉपर बीएससी में ज्यादा डेटा है। ये डेली चार्ट है। सो यहाँ पे कहीं पे आई थिंक लॉन्च हुआ था, मैंने बाय नहीं किया। मैंने बोला कि प्रोडक्ट जोरदार है, इसके एक क्वार्टरली नंबर्स आने दो, कि भाई प्रोडक्ट हमने जो सोचा है वैसा ही मार्केट में चल रहा है। तो उसका रिजल्ट आया यहाँ पे, आपको दिख रहा है 30 मई 2023 ये रिजल्ट आया था। करेक्ट, 20% सर्किट लगा। एंड उसके वो दिन और दूसरे दिन मैंने क्वांटिटी इकट्ठा किया फोर्स मोटर में। अब ये ब्रेकआउट के पीछे मुझे पता था क्या रीजन है, द प्रोडक्ट, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस भी था। यस, मैं प्रोडक्ट देख के आया था कि ये डेल्टा एक बार जो अर्बानिया में बैठ गया ना, वो फिर से ट्रैवलर में नहीं बैठेगा। अगर आप मतलब ये आपको भी मैं बोल रहा हूँ, आप भी देखना, मैं ऑडियंस को बोल रहा हूँ, सडनली ट्रांसपोर्ट मार्केट से गायब हो रहा है। Yes. और अर्बानिया पूरा मार्केट कैप्चर कर रहा है। और उसके नंबर्स भी आप देख सकते हो, फोर्स के नंबर्स क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत बढ़िया आ रहे हैं। उसका रीजन अर्बानिया है। सो समटाइम वन प्रोडक्ट कैन चेंज होल ट्रैजेक्टरी। मतलब 1500 1700 वाला आज 20,000 है स्टॉक।
और अभी भी तो उसने सर्किट मारा था कुछ दिन पहले। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली यही रिजल्ट के बाद बेचा है थोड़ा। सर तो मतलब आप साइकिल में आप बराबर बैठ गए हो। तो द पॉइंट विजय भाई क्या है कि यू नो व्हाई दिस स्टॉक इज गोइंग अप, एंड आपको पता है कि ये सेल्स के नंबर एक ही बार नहीं आने वाले, ये बार बार आएंगे, क्योंकि जितने भी लोग बैठेंगे और डिमांड बढ़ेगी और बढ़ेगी। और ये ट्रैवलर, जो आपने सही बोला कि ट्रैवलर्स को रिप्लेस करेगा, हाँ, ट्रैवलर भी फोर्स का ही प्रोडक्ट है। हाँ, और यही चीज मर्सिडीज 1-2 करोड़ में बेचती है सेम। हाँ सही बात है। मैं आपको सच बताऊं, एकदम सच बात बताता हूँ। मेरे घर के पास इस्कॉन मंदिर है, ट्रू, ठीक है, विले पार्ला में, जुहू साइड। तो ये जो अर्बानिया जैसी जो है ना, ये बस जिसे हम लग्जरी बस बोलते हैं, पहले मैं सिर्फ ये देखता था कि ऐसी बस में सिर्फ फॉरेनर लोग बैठते थे, जो फॉरेन से आते हैं और इंडिया में कहीं घूम रहे हैं। तो वो अर्बानिया नहीं होती थी, पर कोई मर्सिडीज की या कोई महंगी बस होती थी। अब आप सच बोल रहे हो कि ये अर्बानिया उस कंपैरिजन में एक टाइट कंपटीशन है। दोनों का मार्केट ऑडियंस अलग है, बट जो 2 करोड़ में मर्सिडीज देता है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ में, वो ये अर्बानिया 30 लाख में देता है। करेक्ट। और मर्सिडीज के लिए भी इंजन अर्बानिया ही बनाता है। रोल्स रॉय का भी इंजन फोर्स ही बनाता है। सो द कंपनी के पास कैपेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, और आज वो मार्केट में दूसरा कोई प्लेयर ही नहीं है, बट कोई मतलब नहीं है। मतलब आज अर्बानिया अगर एग्जांपल 100 बिकती होगी तो किसी की 5 बिकती होगी करिए। सो दैट्स दे डोमिनेट। और इन्होंने फोर्स में आई थिंक मुंबई की जो बीएसटी बस है ना, उसको ये दे दिया टेम्पो ट्रैवलर। ओके। बहुत सारी टेम्पो ट्रैवलर मुंबई की छोटी छोटी जो जगह है जहाँ से बस नहीं जा सकती थी बड़ी, तो वहां पे टेम्पो ट्रैवलर शुरू हो गई बीएसटी की। ये तो मैंने नोटिस किया है, सही बात है। अब महिंद्रा का भी देख लो, महिंद्रा का ट्रेजेक्टरी कहाँ से चेंज हुआ। XUV 700 लो, आप नहीं बोल दिया। और टाटा का हुआ था नेक्सॉन से 600 रुपए। XUV 700 क्या था, उसकी कैटेगरी में ऐसी कोई प्रोडक्ट ही नहीं थी, जो अभी तक चल रहा है एक्चुअली। सो ग्लोबली एक एनालिसिस है, कोई चीज अगर 5 साल चली है ना तो और 5 साल चलेगी। कोई चीज अगर 10 साल तक चली है ना तो और 10 साल चलेगी। कोई बुक 100 साल तक अगर चली है ना तो दूसरे 100 साल चलेगी। कोई ब्रांड 100 साल चली है ना तो और 100 साल चलेगी। सो दैट्स एवरेज। जैसे टाटा की टाटा सुमो बहुत चली थी। ट्रू। आपको विजय भाई शॉक लगेगा, लोग हीरो होंडा बोलते हैं कि यार कंपनी खत्म हो गई। हीरो होंडा आज भी हर साल 3.5 से 4 मिलियन स्प्लेंडर बाइक बेचती है। हमको लगता है कौन लेता होगा यार इंडिया में बाइक या जहां भी बेच। तो जब मैंने जाके एनालिसिस किया तो आई गॉट लॉट ऑफ लर्निंग कि क्यों हीरो होंडा का स्प्लेंडर आज भी बिकता है। मतलब हर महीने आई थिंक 4-5 लाख बाइक बिकते हैं। तो जब मैंने जाके और डीपर एनालिसिस किया तो पता चला कि हीरो होंडा का जो ओरिजिनल स्पेयर पार्ट थे, जो इंजन था ना, उसने आज तक चेंज नहीं किया है। तो उसके जो स्पेयर पार्ट है ना वो सब सेम है। तो कभी हीरो होंडा का गाड़ी बिगड़ता है ना तो आप छोटे से छोटे गांव में इंडिया में आपको स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। एंड योर बाइक विल गेट यस। सो वो कन्वीनियंस जो लोगों को आ गया ना, तो लोगों को नया कोई बाइक लेना ही नहीं है। सो आपको हीरो होंडा का जो स्प्लेंडर है ना उसके अंदर आउटलुक चेंज होता है वो दिखेगा, बट इंजन मोस्टली सेम है। सो अब जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, मारुति का आप देखेंगे ना तो इंजन ऑलमोस्ट सेम होता है, स्पेयर पार्ट 80-90% सेम होते हैं, खाली इंटीरियर चेंज होता रहता है। क्यों मारुति चलती है, उसका रीजन क्योंकि उसका स्पेयर पार्ट कहीं पे भी मिलता है। सो ये सब स्मॉल अगर अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि भाई कोई चीज अगर चल रही है ना तो वो और ही चलेगी। तो हीरो होंडा में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था, इनकम टैक्स का रेड हुआ था। हाँ, वो मैंने भी सुना था, बट अगेन मैंने सुना था। हाँ, सो इनकम टैक्स का रेड हुआ था एंड स्टॉक वेंट डाउन, एंड उसके बाद स्टॉक डबल हो गया 1 साल में। करेक्ट। एंड उसमें भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला। सो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी साल में बहुत सारी आती रहती है विजय भाई। जस्ट यू नीड टू हैव ओपन आईज। करेक्ट। मतलब अगर हम समझो मैं हीरो होंडा को ट्रैक ही नहीं कर रहा था, समझो मैं फोर्स मोटर को ट्रैक ही नहीं किया था, मैं आपके साथ कभी अर्बानिया देखने गया ही नहीं था, पर जब उसका 1 क्वार्टर का रिजल्ट आया तब भी जाके देख सकते थे। तब भी मैं देख सकता था। इनफैक्ट आपने भी तो एंट्री तभी लिया था। लिया, मेरे को पता था तो भी मैंने ली एंट्री, क्योंकि नंबर्स चाहिए। और मुझे वो रिपोर्ट पढ़ने के लिए 2 दिन से ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा। ट्रू। आप वेबसाइट पे भी देख लेते तो वो भाई आपको समझ में आ जाता है कि जोरदार प्रोडक्ट है अर्बानिया की। नहीं, मैंने उसको सच में रोड पे देखा था, बट पहले वो बहुत कम दिखती थी, अब सडनली वो दिखना चालू हो गई है। ट्रू। सो आई थिंक ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, आपको जस्ट आपका ऑब्जर्वेशन ओपन रखना है। जैसे अभी एग्जांपल जो करेंटली, चलो ये सब तो हो गया, बातें हो गई, अभी जो भी होना था हो गया, स्टोरी प्ले, अभी क्या चल रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वो होगा।
सो डिस्क्लेमर, ये कोई एडवाइस नहीं है, मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ एंड आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो एंड आई विल बी रॉन्ग ऑल्सो, सो लेट मी शेयर यू। अभी कौन से ग्रुप के बारे में लास्ट 2-3 दिन में सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज चल रहे हैं? अपने ये भाई जो है अंबानी के छोटे भाई। ओके, सबको पता है। हाँ सेलर सर्किट भी लग रही है, हाँ, आज में भी ओपन हुई, बट लास्ट 4-5 दिन से सेलर सर्किट लग रही थी। बट उसके पहले एक रैली भी तो आई थी। तो अभी हुई, समझना है। हाँ सो लेट मी शो। अच्छा, ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट, समझ गया मैं। अभी वही मतलब मैं ये चीज देखो, अगेन मैं भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये भी डिस्क्लेमर दे रहे हैं। इन्होंने जो मुझे बोला वो मुझे अभी क्लिक हुआ कि एक अच्छी चलती हुई चीज में लोअर सर्किट लग रहे हैं। ट्रू ट्रू। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी लोग यही चार्ट देखते हैं। सो मार्केट में क्या है, लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, कोई बताएगा मेरे को? यहाँ पे नहीं, मुझे याद नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है इसमें क्या हुआ था। आप बताइए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स करना नीचे, मुझे आप भी कमेंट कीजिएगा, फिर आगे जाते हैं। ओके, यहाँ पे अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट और सेबी से बैन किया गया था। ओके, स्टॉक डाउन हो गया 34%। दिस इज वीकली चार्ट। हाँ, फिर वापस आ गया, यहाँ पे हो गया, उसको ईडी का रेड हो गया। और ये वाले ईडी की रेड में आई वाज शॉक कि अभी रिसेंटली लास्ट 2 महीने में या 1 महीने में ये स्टॉक इतना रैली दे चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और सडनली ये स्टॉक में ईडी का रेट क्यों हुआ? ट्रू ट्रू, वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अभी और जाते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे तो शायद ये हुआ था कि उनका लोन डिफॉल्ट हो गया था, ऐसा कुछ। हाँ, तो आरकॉम ने डिफॉल्ट अनाउंस किया था कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, एंड पूरे ग्रुप के स्टॉक सब ठुक गए थे अनिल अंबानी के। उनमें रिलायंस कैपिटल हो गया, सब हो गया। आज 2 ही कंपनियां सर्वाइव कर रही है, दैट इज आर पावर एंड रिलायंस इंफ्रा, एंड दे आर स्टिल अवेक एंड दे आर स्टिल ग्रोइंग। अब विजय भाई कनेक्ट द डॉट्स कीजिए। अब मैं क्या देख रहा हूँ, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। ये स्टॉक क्यों चल रहा था? मैं तो इसको भूल ही गया था सर। ये स्टॉक कहाँ से चला है? आप देखो, अभी 50 रुपीज से ऑलमोस्ट ये स्टॉक 450 हो चुका था। बहुत बढ़ गया है। हाँ, मतलब अगर हम टाइम्स की बात करें तो ये कितने मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी हो चुका था। ट्रू ट्रू। सो आप सबसे पहले समझिए कि ये स्टॉक चल क्यों रहा था। ये स्टॉक के जितने भी प्रॉब्लम थे ना, सब बाहर आ गए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। ऑलमोस्ट मेजोरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, कुछ बचे वो तो धीरे धीरे ही होंगे। मेजोरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो बिजनेस का रिस्क था वो चला गया, बैलेंस शीट का रिस्क था वो कहीं हद तक चला गया, प्रमोटर ने खुद पैसा डाला, इन्वेस्टरों ने पैसा डाला प्रेफरेंशियल और राइट करके। अभी वो लोग बोलते हैं कि भाई दे आर नेट डेट फ्री कंपनी। अब ये कंपनी के अंदर है क्या? ये कंपनी के अंदर, ये कंपनी की वैल्यू क्यों है? तो सबसे पहले ये कंपनी के अंदर बिजनेस क्या है? ये कंपनी के अंदर बिजनेस है दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है वो रिलायंस इंफ्रा करती है। दूसरा बिजनेस क्या है इसके अंदर? मेट्रो, जो रिलायंस का आपका मुंबई का चलता है। और क्या बिजनेस है इसके अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड एंड ऑल, लॉट ऑफ बिजनेसेस आर देयर। देन इसके पास पावर में भी स्टेक है, रिलायंस पावर, राइट? सो दिस ऑल दे हैव। और आज पूरी कंपनी कितने में मिल रही है? ओके, 11,700 करोड़ में। अब दिल्ली का खाली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का वैल्यू निकालोगे, किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस को पूछोगे यार इतना प्रॉफिट करती है, क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी आज ये भाव पे इसीलिए मिल रही है क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है। अनिल अंबानी ग्रुप पे अभी कोई परसेप्शन खराब लोगों का बहुत है। कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा कोई एनालिस्ट का, या कोई ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए रेडी नहीं है। लॉट ऑफ नेगेटिविटीज है, राइट? और अब ये कंपनी के अंदर जो अभी इंडिया में सबसे राइजिंग, जिसमें गवर्नमेंट का फोकस है कि डिफेंस को इंडाइजेनेशन करो, मतलब इंडिया में ही बना हुआ अभी। अब कभी कोई डिफेंस कंपनी में अगर आपको जाना है ना, तो आपको पूरा बायोडाटा चेक होता है। खाली विजिट करना है, खोलना नहीं है फैक्ट्री। कि किसी कंपनी में विजय भाई को देखने जाना है, डिफेंस बनता कैसे है, गोलियां कैसे बनती, और ये तो बनाने वाली तो है, आपको पूरा, तब गवर्नमेंट इतना चेक करती है, कंपनीज इतना चेक करती है, तो इसके पास तो लाइसेंस है। और वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज के साथ इसका पार्टनरशिप है, जैसे डेसोल्ट करके जो एयरबस का कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। तो गवर्नमेंट की ग्रीन सिग्नल के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा डिफेंस का इंडिया में काम कर सके और डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग कर सके।
एंड आज वही गवर्नमेंट ने रेड किया हुआ है. सो देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स, अपने को उसमें जाना नहीं है. बट ये तेजी का जो रीजन था वो रीजन आज भी वैलिड है. ईडी की रेड की वजह से वो रीजन चला गया वैसा नहीं है, क्योंकि ये ईडी की नई रेड होने वाली थी, इसीलिए स्टॉक नहीं बढ़ रहा था. स्टॉक के जो कुछ रीजंस थे कि ये डिफेंस में जा रहा है, जितने भी राइजिंग फील्ड है ना उसके अंदर ये जा रहा है. जैसे डिफेंस तो 2019 से एंटर है, उन्होंने कुछ प्लान्स जो फिट करना चाहिए जो पार्ट्स वो भी कर लिए सक्सेसफुली. नाउ दे विल मेक बोल्ड बिजनेस जेट्स इन इंडिया. और फ्रांस के बाद डेसोल्ट कंपनी का वर्ल्ड में सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में. इसके अलावा उनका कोई दूसरा प्लांट ही नहीं है. सो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी अगर इसके साथ काम कर रही है तो उन्होंने भी चेक किया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा. एंड ये कंपनी के अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी. आज जो भाव पे आपको मिल रहा है, एग्जाम्पल आज उसका भाव 300 रुपये या 400. सो यहाँ पे अभी कोई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं है. अभी तो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो खराब है ना उसको सुधारना है सबसे पहले. यार ये कंपनी ठीक हो गई है. सो द होल जर्नी विल गोज मे बी 2-3 years, जहाँ पे अगेन रिलायंस इंफ्रा पीपल विल लव. यार ये कंपनी लेना, जोरदार रिजल्ट दे रही है. सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस कंपनी. राइट. मतलब अभी हमने जो इतनी देर से जो बातें की थी ना, उस चीजों को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ. आप समझ रहे. सो व्हाई आई बॉट, बिकॉज मुझे यहाँ पे कोई ज्यादा रिस्क नहीं लग रहा है. ठीक है, वॉलेटिलिटी का रिस्क है, आई एम ओके विद इट. क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज में इस तरह से एंटर होते हो, वॉलेटिलिटी तो रहने ही वाला है. करेक्ट. या और मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगा ही, वो पार्ट है. ट्रू. सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस रिलायंस एंड आई एम स्टिल होल्डिंग एंड आई विल कीप होल्डिंग. सही है प्रतीक भाई, आपने अपने पूरे जो थियरी है उसको लास्ट में आपने बहुत अच्छी तरीके से समराइज किया. बिकॉज फ्रैंकली मैं आपको बोलूँ, ये स्टॉक को मैंने आई थिंक डबल होते हुए देखा है पिछले 1-1.5 महीने में. और वापस लोअर सर्किट लग रहा था, वो भी मैंने देखा है. बट मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ, मैंने कभी भी ये सारी चीज़ों के बारे में देखने की मतलब मैंने नहीं सोचा कि वो मेरे को ज़रूरत है. बिकॉज अगेन ये मेरे लिए एक वो बच्चा था जो बिगड़ा हुआ है. तो मैं उसको नहीं देख रहा था. बट हाँ, आप सही बोल रहे हो, स्टॉक मार्केट लोगों का परसेप्शन बदलता है. स्टॉक्स की समय के साथ परसेप्शन बदल जाता है. स्टॉक्स की भी हिस्ट्री बदलती है. ट्रू. जैसे फोर्स मोटर की बदली. ट्रू. सही बात है. आज यही फोर्स मोटर को लोग बोलते थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूर, आज वही लोग लेने जा रहे हैं. आज वही सुडलोन 5 रुपए 10 रुपए में लोग बोलते हैं बकवास कंपनी है, और आज 80 रुपए में सब फंड घुसे हुए हैं. सो स्टॉक मार्केट में चीजें बदलती है, बट टाइम लगता है. सो रिलायंस इंफ्रा का 2008 में बेस्ट टाइम था, आज 2024-25 हो गया. सो आप समझ सकते हो कितने साल खराब वर्स्ट फेज में से बाहर आए वो लोग. आई थिंक अभी तो मुझे लगता है कि ये कंपनी में ये पता होगा कि क्या नहीं करना है. ट्रू. क्योंकि इन्होंने सब चीज ऐसी की है जो गलत ही हुई है. ट्रू. सही है प्रतीक भाई, थैंक यू. तो अगेन ये पॉडकास्ट में जैसे लास्ट टाइम आपने कुछ हिंट्स बताई थी रिलेटेड टू मार्केट, हाउ मार्केट वर्क्स करके, ये पॉडकास्ट में प्रतीक भाई ने एक फॉर्मेट बताया है कि कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स पहचाने जाते हैं और कैसे जब वो टर्न होते हैं आप लोगों को ध्यान देना है. तो आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें समझने में आई होगी. और ये ऑब्वियसली किसी भी ट्रेडर के लिए तो ये पॉडकास्ट था भी नहीं. एंड अगर आप लास्ट तक रुके हो तो ऑब्वियसली आपका भी फ़ायदा हुआ है. बिकॉज जो भी थियरी प्रतीक जी ने बताई है उनको लास्ट में समरी करके एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के साथ शेयर की है. अगेन मैं आप लोगों के साथ एक बात यहाँ पे ये शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रतीक भाई ने जो भी बोला है ना, वो कोई बाइंग सेलिंग या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं है. ऑब्वियसली इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, रिस्क होगा, इनको ही लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो भी इनको ही होगा. इनफैक्ट मेरा भी ये स्टॉक में कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे पास भी नहीं है. एंड मैं शायद प्रतीक जी के कॉन्फिडेंस पे इसको खरीदूंगा भी नहीं. बिकॉज वही बात होगी कि मेरा ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं इसको कैसे ट्रेड कर सकता हूँ. तो जो भी आपको करना है वो अपनी रिसर्च करने के बाद ही करिए. एंड आप इसको एक कॉन्सेप्ट की तरीके से लीजिए कि प्रतीक भाई ने क्या समझाने की कोशिश की है. मैं तो आप लोगों को ये भी रेकमेंड करूंगा कि पीछे जाके जो मल्टीबैगर स्टॉक्स बने हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल में 4 साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, आप उसको स्टडी करो और ट्राई करो कि 3-4 साल पहले क्या यही सारी चीजें ये स्टॉक में बैठ रही थी. अगर वो बैठ रही है तो आपको भी पता चल जाएगा जो भी बातें अभी बताई है उसमें कितना दम है. थैंक यू प्रतीक भाई. हर बार के जैसे मैं आपसे जब भी मिलता हूँ मुझे कुछ अच्छा सीखने मिलता है. और इन द लास्ट मैं आपको फिर से यही बोलूँगा
प्रतीक भाई उस दिन आपने क्या बताया था? हाँ मैं रह गया वो हाँ हमारी मुझे बातों भी में। यस सो आई थिंक विजय भाई एक सिंपल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल इसका बेस है कि वो डाउ थियरी एंड व्हाटएवर या। सो उसमें क्या है कि हायर हाई हायर लोज इज अ वेरी सिंपल थिंग। करेक्ट। उसके एक एग्जांपल देते हैं हायर हाइज हायर लो का। सो नॉर्मली लोग, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे ये चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। ये ऊपर गया स्टॉक, ओके, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसको क्या बोलेंगे लोग? इसको तो कुछ नहीं बोल सकते हम लोग कि लोअर लो बन गया। हाँ यस, राइट। पीपल विल थिंक ये लोअर लो, लोअर लो। इसको लो कैसे मान सकते हैं? इसके पहले का हाई तो ऊपर है। जब तक इसके ऊपर एक ये जब हाई ये हाई ब्रीच होगा तभी जाके ये नया लोअर लो होगा। हायर लो राइट। जो हमने डिस्कस किया था उस दिन। जैसे मान लो ये नीचे गया, फिर इस तरह से गया, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या ये मेरे लिए लोअर लो हो जाएगा? नो, मेरे लिए तो लोअर लो अभी भी यही है, हायर लो, हाई मेन। हाँ हाँ, हायर लो राइट। फिर यहाँ से ऊपर गया तभी जाके ये मेरे लिए हायर लो बनेगा। करेक्ट। सो इट्स अ सिंपल एनालिसिस। आप कोई भी ट्रेंड जब भी हुआ है देखेंगे तो जो प्रीवियस उसका हायर लोज है ना, उसके नीचे स्टॉक टिकता नहीं है जब तक उसका ट्रेंड अच्छा है। तो यही स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, रिलायंस इंफ्रा। और स्टॉक नहीं लेना है अपने को, ओके। और वीकली चार्ट कर देते हैं, एंड वीकली इज अ बेस्ट टाइम फ्रेम अगर किसी को ट्रेंड राइड करना है तो, या। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। ये प्रीवियस हायर आई था दीप, करेक्ट करेक्ट। ये लो के पहले, करेक्ट। ओके। तो इसको मार्क करते हैं सिंपल वे। तो जब स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेंड चेंज हुआ, ऐसा हम एजम्पशन लगा रहे हैं, राइट। यहाँ पे हुआ, हाँ ओके। तो अभी लोअर लो कौन सा है? हायर लो। हाँ हायर लो ये है, करेक्ट। अभी एक आगे जाते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हाई बना स्टॉक का, राइट। उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, हाँ फिर उसके बाद नया हाई बन रहा है यहाँ पे। हाँ तो अभी कौन सा आएगा? हायर लो ये राइट। इसके आसपास का। हाँ एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं करना है, बट एक 5-10% यू कैन ऑलवेज, क्योंकि आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो ब्रॉडली आपको रेंज पता है कि इसके नीचे स्टॉक ज्यादा जाना नहीं चाहिए अगर ये ट्रेंड इंटैक्ट है तो। करेक्ट। ओके, अभी स्टॉक यहाँ पे गया, ये, और पास पास में हाई है, तो या तो ये रखो या तो ये रखो। यस। क्योंकि दोनों पास पास में है, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, ये हो गया अपना हायर लो। अभी आगे जाते हैं, अभी नीचे आया स्टॉक, देखो करेक्ट। नीचे कहाँ तक आया? उसने प्रीवियस हायर लो ब्रेक नहीं किया। ये नहीं ब्रेक किया, ओके। करेक्ट। तो ट्रेंड इज ऑन, राइट। अभी नया हाई बन गया, तो अभी हायर लो शिफ्ट हो गया। हायर लो शिफ्ट हो गया, करेक्ट। ओके। अभी हम जाते हैं आगे, यहाँ पे देखो हाई मार के नीचे आ गया। अभी हम यही रखते हैं क्योंकि पास पास में है। अभी ऊपर गया, तो अभी ये शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट। ये जो है हायर लो यहाँ पे। करेक्ट। ओके, अभी ये ऊपर गया, देखो नीचे आया। ओके, यहाँ पे ये अपना अभी भी उसके नीचे अभी तक गया नहीं, अभी फिर से देखो गया नया, तो आपका हायर लो शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आएगा। ओके, अभी हम आगे जाते हैं, अभी ये ऊपर गया, राइट। तो अभी शिफ्ट कहाँ हो गया? यहाँ पे, राइट। टेल मी व्हाई शुड आई एग्जिट? मतलब मैं आपको इसका समरी देता हूँ। बेसिकली प्रतीक भाई ने उस दिन मुझे यही बोला था कि आप बहुत सारी चीजें सीखने की जगह पे आप अपने बेसिक्स को भूलते जा रहे हो। True. जो है डाउ थियरी। पर डाउ थियरी को आप फिर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो डेली टाइम फ्रेम में फॉलो करो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसको वीकली टाइम फ्रेम पे फॉलो करो। आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, 1 मिनट के चार्ट के अंदर भी कर सकते हो, और मंथली चार्ट में भी कर सकते हो। सबका आउटकम अलग होगा एज पर द टाइम फ्रेम। तो यही बात थी उस दिन जो मैंने खुद रियलाइज की। और उस दिन प्रतीक भाई ने एक बात भी ये भी बोली थी कि विजय भाई हमको बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें ऐसी सीख ली है जो जरूरत ही नहीं है। तो यही वो बात थी। एंड मैं आप लोगों को ट्विटर पे ये आंसर नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं इनसे मिलूंगा तब मैं इनसे पूछ लूंगा।
सो बेसिकली ये प्रैक्टिस जब मैंने ऑलमोस्ट 1000 चार्ट्स में किया था तब जो कि रियलाइजेशन हुआ कि इफ द स्टॉक इज गुड, इफ स्टॉक हैज टू ट्रेंड, तो वो कभी भी उसके जो हाई लोज वो ब्रेक नहीं करेगा सस्टेन बेसिस पे। करेक्ट। काफी बार को पैनिक में एक बार लो के पास आ जाएगा वो टिकेगा नहीं ज्यादा। तो यही था। ट्रू। थैंक यू प्रतीक भाई, आपको वापस हमारे पास आने के लिए। एंड मैं हमेशा आपसे कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड आप लोग भी नीचे ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा ये इंटरव्यू का, जहाँ पे आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ ये चीज़ जो इन्होंने बताई है वो मैंने भी बहुत बार देखी है बट कभी प्रैक्टिस नहीं की है। तो अगेन थैंक यू प्रतीक भाई, एंड थैंक यू आप सब लोगों को देखने के लिए भी। थैंक यू।